ओके गाइस, सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, यानी किस कोर्ट में आपको अपना मुकदमा फाइल करना होगा। प्लेस ऑफ सुइंग जो है दैट इज सेक्शन 15 to 20, यानी सेक्शंस में ही कवर किया गया है। हावेवर एक बात हम जानते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी सूट इंस्टीट्यूट होता है दैट हैज टू बी बाय द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, जो कि हम ऑर्डर नंबर 4 में पढ़ेंगे ही। ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 एंड एट द सेम टाइम सेक्शन नंबर 26, I mean the suit, how the suit is has to be instituted, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करना है ये जानना भी जरूरी होगा। तो उसी के संदर्भ में आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज सेक्शन 15 to 20 प्लेस ऑफ सुइंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, तो कीप इन माइंड। एमसीक्यू तो यहाँ से कई सारे आ सकते हैं। एमसीक्यू तो सेक्शन 17, 18, 16 में से, 15 में से भी, 20 में से भी आ सकता है। इलस्ट्रेशन बेस्ड 20 में से भी बनते हैं। यहाँ से तो कम से कम आपके 15 से 20 एमसीक्यू बन जाते हैं। हाउएवर ये मेंस का भी टॉपिक है, तो विल डू इट इन डिटेल विद द केस लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्लेस ऑफ स्विंग। नाउ प्लेस ऑफ स्विंग, उसको समझने से पहले दो चार बेसिक बातें जो कि आप लोगों को आती ही होंगी, बट अब अपना आंसर जब आप लिखेंगे मेंस में तो ये चीजें आपको थोड़ा सा कोड दोबारा करनी होगी। राइट, प्लेस ऑफ स्विंग जो हमसे कर रहे हैं, प्लेस ऑफ स्विंग, स्विंग है मीन्स कहाँ पे आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, सूट कहाँ फाइल करेंगे। आपको वो जगह भी तो पता होनी चाहिए प्लेस के, कहाँ आप जाएंगे। राइट, प्लेस ऑफ स्विंग हम ऑलरेडी एक बात ब्रीफ में समझ चुके हैं, डिटेल में तो हम करेंगे जब हम ऑर्डर्स करेंगे। तो कोई भी जो सूट इंस्टीट्यूट होता है दैट इज बाय द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। सबसे पहले प्लेंट फाइल होगी, दैट इज अ स्टेज नंबर 1, फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। फाइलिंग ऑफ द प्लेंट फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद समन्स जाते हैं, आप लोग जानते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर समन्स जाते हैं। समन जाएंगे किसके बाद, डिफेंडेंट के पास जाएंगे, और डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है कोर्ट में। ऑर्डर नंबर 8 जो डील करता है वो प्लेंट है 7। ऑर्डर नंबर 8 है रिटर्न स्टेटमेंट। बहुत डिटेल में बाद में करेंगे हम, बट अभी हम प्रोसीजर समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पहले प्लेंट फाइल होगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट जो है बाय फाइलिंग ऑफ द प्लेंट होता है। प्लेंट की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट की पहले हम बात करें, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट दैट इज सेक्शन 26 है। और इसके साथ हमें ऑर्डर नंबर 4 भी पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही छोटा सा एक ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 हम पढ़ेंगे। बट आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अ प्लेस ऑफ स्विंग। आप जब सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पे आपको अपना जो सूट है वो कहाँ इंस्टीट्यूट करना है। यू नो इट कि सूट जो इंस्टीट्यूट होगा बाय फाइलिंग ऑफ द प्लेन से ही होगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो इट वेयर यू हैव टू फाइल अ सूट, आपको कहाँ सूट फाइल करना है। क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे सूट फाइल करा तो अल्टीमेटली पार्टीज का टाइम भी वेस्ट होगा, और क्या कोर्ट आपकी जो प्लेंट है उसको रिटर्न भी कर देगा, फाइल इन अ प्रॉपर कोर्ट। और ज्यूरिसडिक्शन का इशू भी बन सकता है। ठीक है, अगर ज्यूरिसडिक्शन का इशू बनेगा तो फिर एक अलग से मुद्दा आएगा, सामने वाली पार्टी आपको प्लेंट को ऑब्जेक्ट करेगी कि ये तो मैटर यहाँ नहीं चलना चाहिए। सो देयरफॉर यू शुड नो इट वेयर यू हैव टू फाइल अ सूट, कहाँ पे आपको सूट फाइल करना है, प्लेस। इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेकर, विल कवर 15 से लेकर 20 तक हम कवर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउएवर सेक्शन 15 जो एक बेसिक सी बात करता है सर, बहुत बेसिक सी बात करता है। अल्टीमेटली फिर हम कवर करेंगे 16 से लेकर 20 तक, जो इसका कोर एरिया है। सेक्शन 16 में हम एक बात जानेंगे कि देखो, जब भी हम प्लेस ऑफ सूट फाइल करेंगे तो उससे पहले हमें ज्यूरिसडिक्शन का भी पता होना चाहिए। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन होता है न्याय अधिकार क्षेत्र, यानी जब हम कोर्ट में जा रहे हैं वो कोर्ट असलियत में किस तरीके के मामले देखती है। न्याय अधिकार क्षेत्र उसका क्या है। तो ज्यूरिसडिक्शन को मोटे तौर पर, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे लेकिन आप लोग जानते भी हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन होता है सब्जेक्ट मैटर को लेकर। ठीक है, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर होता है। देन इट कैन बी ऑफ द पेक्यूनरी लिमिट, पेक्यूनरी लिमिट को लेकर होगा, और एट द सेम टाइम इट कुड बी ऑफ टेरिटोरियल लिमिट, टेरिटोरियल लिमिट्स। इन तीनों के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन तय होता है। आप जब अपने वकील साहब के पास जाएंगे, जब वकील साहब ऐसा ऐसा हो गया है, तो वकील साहब आपको बताएंगे ठीक है
वकील साहब आपसे देखो सपोज करो प्रॉपर्टी का मामला है, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया है। ए को बी जो है वो अपना घर देने वाला था, ठीक है, अर्नेस्ट मनी ए ने पे कर दी थी, लेकिन बी ने टाइम आते वक्त मना कर दिया क्योंकि वहां पे मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया और पैसे की वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो बी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर देखो ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ए के पास क्या क्या रेमेडीज होंगी, ए चाहे तो यहाँ पर ए क्या करेगा, यहाँ पर या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता है, या ए क्या कह सकता है, बी से कंपनसेशन ले सकता है, कंपनसेशन along with the return of the earnest money, return of earnest money जो उसने बयाना दिया था। अब जब वो वकील साहब के पास जाएगा तो वकील साहब उसको बताएंगे, पूछेंगे, कुछ चीजें पूछेंगे उससे। वकील साहब उससे पूछेंगे आप एक बात बताइए, ए से पूछेंगे भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएट करती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कहाँ सिचुएट करती है। तो ए कहेगा जी प्रॉपर्टी तो 30,000 कोर्ट के पास जो है ना हमारा करोल बाग में सिचुएट करती है, ठीक है, करोल बाग। तो पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी कहाँ वो सिचुएट करती है, उसी के हिसाब से ज्यूरिडिक्शन तय होता है। अब मैंने जो बात करी है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है मींस 3 तरीके की ज्यूरिडिक्शन है। तो सबसे पहली बात वो प्रॉपर मामला किस चीज का है, प्रॉपर्टी का मामला है, तो प्रॉपर्टी का जो मामला वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। ऐसा भी हो सकता है सिविल मामले में कोई ऐसा मामला हो जहाँ पे आपने गुड्स को बेचा हो, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स में गुड्स के ट्रांजैक्शन होना, आपने टाइमली गुड्स को नहीं भेजा, तो वो गुड्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। ऐसा भी हो सकता है सर्विस का, जैसे अगर मैंने प्लेन में टिकट्स बुक करी, लेकिन प्लेन जब मैं बोर्ड करने गया फ्लाइट तो उन्होंने मुझे बैठने से मना कर दिया कि ये आप तो टिकट है ही नहीं, दैट मीन देयर वाज अ डेफिशिएंसी द सर्विसेज। तो ये जो मामले हैं ये कहाँ जाएंगे, ये मामले हम रेगुलर सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसके लिए कंज्यूमर फोरम बनी है। कुछ बेसिक सी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेन टॉपिक जो हमारा उस पर भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। प्रॉपर्टी का मामला है तो हम प्रॉपर्टी के मामले जहाँ पे जनरली सिविल कोर्ट में जाते हैं। और लेकिन अगर इस तरह एग्जाम्पल को अलग हटा के अगर हम बात करें, अगर रेंट का मामला होता तो रेंट कंट्रोलर के पास जाते, तो ये सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु क्या है। अब ऐसे ही अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी का मामला है, अब ये चाहता है तो जब भी कोई ए जैसे सूट जब भी फाइल करेगा, तो सपोज करो ए और बी दो ब्रदर्स हैं, वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी का पार्टीशन जब चाहेंगे तो उनको ए को जो भी सूट फाइल कर रहा है, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, पार्टीशन का, तो दे हैव टू उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको कोर्ट चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करे सिविल जज की जो कोर्ट है, जनरली उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक है, ये बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। और अगर बाकी जो कोर्ट्स हैं उनका और कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, स्टेट वाइज होता है। तो मैंने अगर सपोज करोल बाग में दो ब्रदर पार्टीशन चाहते हैं, तो उस पार्टीशन में प्रॉपर्टी की पहले वैल्यूएशन निकाली जाएगी, उसके हिसाब से कोर्ट फीस पे की जाएगी, और कोर्ट फीस पे करने के बाद हमें जो दावा डालना होगा, कहाँ पे मुकदमा करना है, सब्जेक्ट मैटर समझ में आ गया प्रॉपर्टी का, यानी हमें सिविल कोर्ट जाना है। वकील साहब बता देंगे मामला सिविल कोर्ट में जाएगा आपका। कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, करोल बाग में, ठीक है। करोल बाग का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ आता है, 30,000 कोर्ट में आता है। 30,000 कोर्ट में अब वहां पे क्या सीधा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडीजी साहब के पास चले जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाएंगे, आंसर इज नो। तो वहां पे भी हम जाएंगे उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट में एक पेक्यूनरी लिमिट तय होती है कि इतने तक का मामला यहाँ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कमर्शियल कोर्ट की बात करें, कमर्शियल कोर्ट में 3 लाख रुपए से ऊपर के मामले डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाते हैं, कमर्शियल सूट्स के जो नेचर के जो मामले होते हैं, राइट। तो कमर्शियल सूट्स के मामले डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाते हैं, ठीक है। और रही बात ऐसे जो सिविल नेचर के हैं, प्रॉपर्टी वगैरह हो गए, ये सारे मामले जो हैं वो पेक्यूनरी लिमिट तय करके आप कोर्ट चूज करते हैं हमें कहाँ जाना है, क्योंकि 30,000 कोर्ट में तो कई सारे सिविल जज होंगे, फिर कई सारे एडीजे होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को डीजे साहब 1 या 3 है, वैसे 30,000 में 3 डीजे होंगे,
जनरली एक होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यूरिडिक्शन थोड़ा वाइडर है, तो वहां एक से ज्यादा डीजे हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो आपको कहाँ जाना है, पेक्यूनरी लिमिट। अब पेक्यूनरी लिमिट से में हमने एक ऑलरेडी एक सेक्शन भी किया था, सेक्शन 6। आपको अगर पेक्यूनरी लिमिट अगर वो कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकती है, तो ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, तो जजमेंट जो आती है नलिटी हो जाती है। लेकिन अभी हम एक चीज और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 21 में, वो भी हम जानेंगे पेक्यूनरी लिमिट को लेकर। तो ये हमने समझ लिया पेक्यूनरी। अब मैंने टेरिटरी तो आपको वैसे ही पढ़ा दिया कि करोल बाग का मामला कौन सी जगह जाएगा, तो 30,000 की कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ज्यूरिडिक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो टर्मिनेशन फ्रॉम दी सर्विसेज मैटर के लिए आपके पास, हर्षण आपका क्वेश्चन है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज, इसके लिए हमारे पास अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो कैट की कोर्ट बनी है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कैट, कैट बनी है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इंडिया गेट के पास है कोर्ट। ठीक है, वो ट्राइब्यूनल में जाते हैं मामले, वो सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करती। ओके, और ऐसे हर चीज के हैं जुरिडिक्शन, जैसे एमएससीटी के कोर्ट है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, तो एमएससीटी की कोर्ट भी अलग बनी है। तो ये सारी जो आप बात करें ना, सर्विस मैटर, एमएससीटी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, ये सारी बातें सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। तो ये मैंने दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, अभी एक घर की बात लिखी है, कंज्यूमर फोरम की बात करी है, लेकिन ये सारी चीजें कैट का मैटर, एमएससीटी का मैटर, लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट भी होती है, राइट, लेबर कोर्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित मामले जाते हैं। तो ये चीज आप अभी शॉर्ट में एक बात समझ लेना, अगर सब्जेक्ट मैटर जहां मैटर चलना चाहिए था, सब्जेक्ट मैटर को लेकर आप गलत जगह चले गए हैं और उस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो मैटर बिल्कुल ही नलिटी होगा, प्योरली वो नलिटी होगा, उस डिक्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी। एक बात बताओ मुझे, कैट की जो कोर्ट है क्या प्रॉपर्टी का मामला डिसाइड कर सकती है? द आंसर इज नो। क्या जो सिविल कोर्ट है वो कंज्यूमर मामला डिसाइड करेगी? आंसर इज नो। क्या कंज्यूमर की जो फॉरम है, कंज्यूमर फॉरम, क्या वो प्रॉपर्टी का मामला डिसाइड कर देगी? द आंसर इज नो। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। वैसे ऐसा ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना बेवकूफ इंसान भी नहीं है कि हमें जाना है सिविल कोर्ट में, हम जा रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में, प्रॉपर्टी का, करोल बाग की प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना है, क्या कंज्यूमर फोरम जाएंगे? इतना बड़ा ब्लंडर कोई जनरली नहीं करता, इतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो गया है तो वो तो मैटर हो जाएगा जीरो। और पहली बात, अगर आप जाओगे तो कोर्ट भी तो आपको वापस कर देगा कि आप गलत जगह आ गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर कोई मैटर एडजुडिकेट होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ दी पेक्यूनरी, अब दो बातें आप ध्यान रखना, पेक्यूनरी और टेरिटोरियल। पेक्यूनरी और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, देखो कई बार प्रॉपर्टी इस तरीके से सिचुएट होती है, आपको नहीं पता लग पाता है कि ये प्रॉपर्टी का मामला चलेगा कहाँ। ठीक है, प्रॉपर्टी का मामला जैसे करोल बाग है, अब करोल बाग से थोड़ा सा अलग हट के बात करें तो अगर हम कड़कड़डूमा की तरफ आ जाएं और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे हाँ करोल बाग 30,000 और कड़कड़डूमा की बात करते हैं, अगर इनके ज्यूरिडिक्शन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, बीच में एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी है, इन दोनों के बीच में मान के चलो सपोज लक्ष्मी नगर, वैसे लक्ष्मी नगर के मामले तो शादरा ही जाते हैं, थोड़ा सा और आ जाएंगे लक्ष्मी नगर, थोड़ा आगे इंडिया गेट के पास आगे, वो फिर 30,000 ही आते हैं। सपोज करो कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में सिचुएट कर रही है, इट्स डिफिकल्ट टू सर्टन आउट, फाइंड आउट के मामला जाएगा कहाँ, तो टेरिटोरियल इशू बन गया। टेरिटोरियल इशू और पैक्यूनरी इशू आपको जितना जल्दी है वो रेस करेगी अपोजिट पार्टी, ऑब्जेक्शन लगाएगी ज्यूरिडिक्शन को लेके। अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा और मैटर आगे चलता चला गया, बाद में टेरिटोरियल या पैक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन को लेकर अगर डिसीजन आ भी जाता है तो वो नलिटी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेरिटरी में तो इशू आ सकता है। देखो एक चीज बताओ, एक जज साहब बैठे हैं 30,000 कोर्ट में, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तब मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करूंगा। लेट मी जस्ट इरेज इट। एक जज साहब बैठे हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में, और एक जज साहब बैठे हैं यहाँ पर 30,000 कोर्ट में। अब एक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं लक्ष्मी नगर के आसपास है, लक्ष्मी नगर ये मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि सब लोग जानते ही होंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं और सब लोग थोड़ा आइडिया लगा लेंगे,
ये एक ऐसा एरिया पड़ता है जिसका ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे भी जा सकता है, जिसका ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे भी जा सकता है, टेरिटरी की बात करें। वैसे तो क्लैरिटी है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओनली। अब यहाँ पे भी तो सिविल जज साहब हैं और यहाँ पे भी सिविल जज साहब हैं, क्योंकि ये दोनों कड़कट डूमा और 30,000 दोनों दिल्ली में आती है, ठीक है, दिल्ली में आती है। तो अगर इन जज साहब ने डिसाइड कर दिया मामला, डिसाइड इन जज साहब को करना था, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि ये जो सिविल जज साहब है ये भी सिविल प्रॉपर्टी के मामला देख सकते थे, सिविल जज हैं, ये भी सिविल मामला प्रॉपर्टी का देख सकते थे, एडजुडिकेट कर सकते थे, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। बट हाँ, प्रॉपर्टी के अगर ऑब्जेक्शन लगाना है किसी पार्टी को कि जनाब ये तो प्रॉपर्टी लक्ष्मी नगर में सिचुएट है, ये मामला तो 30,000 ही जानना चाहिए था, कड़कट डूमा कैसे चल रहा है, या कड़कट डूमा जानना चाहिए था, 30,000 क्यों चल रहा है? तो पार्टी को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, तो ना ही एपीलेट कोर्ट ना ही रिविजनल कोर्ट में कोई इशू बाद में बनेगा। ये भी हम सेक्शन 21 बाद में पढ़ेंगे। हवे वो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो टेरिटरी को लेकर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। अब एक और चीज हो सकती है, जैसे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, अगर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सपोज करो हम चले गए हैं, मेरी प्रॉपर्टी का मामला है 4 लाख रुपए का मामला, ठीक है, सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 लाख रुपीज, and if it is adjudicated by additional district judge साहब यानी सीनियर सिविल जज साहब ने अगर या उसको डिसाइड कर दिया है, सीनियर सिविल जज, ये मामला जाना चाहिए था सिविल जज साहब के पास, ठीक है, जूनियर डिवीजन के पास जाना चाहिए था, सिविल जज साहब के पास, क्योंकि उनकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक की, वो मामले को एडजुडिकेट कर सकते हैं, 5 लाख रुपीज तक के मामले को वो एडजुडिकेट कर सकते हैं। However, बाय मिस्टेक मैंने वैल्यूएशन निकाली 4 लाख रुपए ही निकाली, लेकिन मैंने मामले को सूट को सीनियर सिविल जज साहब या एडीजी साहब की कोर्ट में लगा दिया और उन्होंने डिसाइड भी कर दिया, तो ये जो चीज होगी इट्स मेयरली अ इरेगुलरिटी, इट्स मेयरली अ इरेगुलरिटी। Even the judgment passed by the ADJ साहब or senior civil judge, that is not void, that is not a null। अरे बड़ा आदमी छोटे चीजों को तो डिसाइड कर सकता है ना, लेकिन छोटा आदमी बड़ी चीजों को डिसाइड नहीं कर सकता, इतनी सी बात है। ये हम सेक्शन 6 में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए बिफोर मूविंग इनटू द प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है गाइस, आई होप ये चीजें बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे बेसिक चीजों की, प्लेस ऑफ सोइंग सेक्शन 15 to 25 लिखा है, लेकिन आज के लेक्चर में हम 20 तक कवर करेंगे, बाकी अगर देखते हैं आगे हो जाएगा तो डेफिनेटली मूव करेंगे अहेड। सेक्शन 15 to 20 इट इज रेगुलेट, अल्टीमेटली सेक्शन है ये रेगुलेट करते हैं कि फॉरम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, आप मामला जो इंस्टीट्यूट करेंगे किस फॉरम में जाएंगे, यानी किस कोर्ट में जाएंगे, ये सेक्शन 15 to 20 इस बात को रेगुलेट करते हैं, ये बताएंगे आपको कहां जाना है। सेक्शन 15 बेसिक बात करता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। लोएस्ट ग्रेड का मतलब यहाँ किसी की हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं कि आप ऊपर वाली कोर्ट है हम नीचे वाली, कोई भी मामला को जो निपटारा होगा वो नीचे की कोर्ट से होगा, ठीक है, लोएस्ट ग्रेड से होगा। लेकिन हाउएवर ये एक बेसिक बात है, लोएस्ट ग्रेड, लेकिन वो कोर्ट कॉम्पिटेंट तो होनी ही चाहिए, जो कॉम्पिटेंट नहीं है लोएस्ट ग्रेड में आ रही है। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सबसे नीचे की कोर्ट, कई जगह मुंसिफ की कोर्ट भी होती है, मुंसिफ की कोर्ट में ले जाएंगे क्या? क्या मुंसिफ सिविल मामले को डिसाइड कर सकता है? मुंसिफ के पास ज्यूरिसडिक्शन है रेवेन्यू मैटर को देखने का। मुंसिफ की कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द पार्टीशन। मुंसिफ कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मुंसिफ नहीं कर सकती है, तो वो लोएस्ट ग्रेड की, बट इट कैन नॉट बी डिसाइड, आई मीन द suit cannot be decided for by the municipal court, and that's why we have to see that हम lowest grade में तो जाएंगे but that court must be competent। okay? अब ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम बात करें हर एक कोर्ट की सिविल ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी तय हो सकती है। जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात करें, अगर आपका मामले की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ रुपीस, pecuniary, I mean the valuation of your suit, if it is more than 2 crore rupees, then you not need to go the district court.
आपका मामला सीधा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा, सीधा दिल्ली हाई कोर्ट चला जाएगा आपका। लेकिन सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही है या एक दो हाई कोर्ट और हैं जिनमें ऐसी पेक्यूनियरी लिमिट है, अदरवाइज हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में, मैक्सिमम यूटीज में मामला जो है वो लोएस्ट ग्रेड यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा नहीं कि आप सीधा डीजे के पास चले जाएंगे, आप जाएंगे सिविल जज के पास, जहां पर आपका मामला जाना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट सिविल जज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जैसे मैंने मुंसिफ का एग्जांपल दिया। अब एक ये केस है जर्मन थंगी वर्सेस एफ रोकुंगा। जर्मन थंगी वर्सेस एफ रोकुंगा में इस बारे में बात की गई है, अगर जब मामला जाना चाहिए था नीचे की कोर्ट में, मामला चला गया ऊपर की कोर्ट में और उस कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया है, दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ नलिटी, वो मामला नलिटी नहीं होगा। नाउ द एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिडिक्शन बाय द कोर्ट ऑफ द हायर ग्रेड, देन द कोर्ट व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। जिसको डिसाइड करना था वो लोअर ग्रेड की थी, कर दिया हायर ग्रेड ने। इस मेरली इरेगुलरिटी वो मैंने अभी आपको बताया भी है। एंड द डिग्री पास बाय द कोर्ट इज नॉट अ नलिटी। केस इंपॉर्टेंट है तो ये आपको टाइटल केस पता होना चाहिए, जर्मन तंगी, जर्मन तंगी वर्सेस एफ रॉक होगा। So what if vice versa is done, जाना था हायर ग्रेड कोर्ट में लेकिन लोअर कोर्ट में ने डिसाइड कर दिया, देन बिल्कुल वो नलिटी होता है कब, उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन कहाँ लगेगा? सेक्शन 21 में। देखो 21 में ऑब्जेक्शन लगेगा। अगर आप 21 देखेंगे, पढ़ लीजिए एक बार। उसमें अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिडिक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड। अलाउ नहीं होगा ऑब्जेक्शन भी। कब अलाउ नहीं होगा? यानी आपको बहुत जल्दी कोर्ट को ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। सपोज करो यार कोर्ट में हम पहुंच गए, सिविल जज के पास, मामला है 10 लाख का, कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट सिविल जज साहब की ज्यूरिडिक्शन है 5 लाख रुपए तक की, पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है 5 लाख तक की, और आपका मामला है 7 लाख रुपए का। ठीक है, आप पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपने सूट फाइल करा, पहली बात आपकी बेवकूफी है, आपको वहां फाइल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने किया, ठीक है। अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है। Opposite party object करेगी, your lordship, this, I mean, the honorable court is not having the jurisdiction to try this matter, and therefore I would request और कि आप इस मैटर को डिसमिस कर दें, आप सूट को। तो कोर्ट इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, जुरिडिक्शन नहीं बनता है। अब कोर्ट क्या करेगी? अब वो जो पार्टी जिसने ऑब्जेक्ट किया वो जानबूझकर चुप बैठी है, जानबूझकर वो चुप बैठी थी। क्यों चुप बैठी थी? कि यार मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर ये मेरे अगेंस्ट गया ना तो मैं ऑब्जेक्शन लूंगा। जानबूझ के, इतने शातिर दिमाग के लोग बैठे हैं ना। डिफेंडेंट चुप बैठा कि यार अभी मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, मैं बाद में लूंगा, तो उसका ऑब्जेक्शन डिफीट हो जाएगा अगर वो उसने चालबाजी करी। यही सेक्शन 21 में लिखा है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय द एपेलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस द ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। यानी डिफेंडेंट को उसी वक्त ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए था, at the earliest opportunity, जितना जल्दी हो सके, and in all the cases where the issues are settled, जिस वक्त इशू सेटल किए जा रहे थे, या बिफोर दी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अरे इशू सेटल हो गए तो उससे पहले लेना चाहिए था ना। एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ऑब्जेक्शन किसी भी स्टेज पे ले लेना चाहिए, कोर्ट ले सकती है। कोर्ट को लगेगा अगर इसका ऑब्जेक्शन लेटर स्टेज पे भी नहीं लिया गया तो इसके साथ अन्याय होगा। लेकिन कानून जो है ना, उस चीज, एक ऑनेस्ट इंसान की हेल्प करता है, बेईमान की हेल्प नहीं करता है। वो खुद बेईमान है, बैठा हुआ है जानबूझकर कि जब अगर केस मेरे अगेंस्ट आएगा तो मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, तो फिर डिसीजन नलिटी नहीं होगा। ठीक है, देन द डिसीजन इज नॉट गोइंग टू बी a nullity। अब ये जो हम सेक्शन 21 है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इतना जितना मैंने बताया इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है, ऑब्जेक्शन नहीं लोगे केस डिसाइड हो गया, वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसके 2 और 3 पॉइंट भी बचे। ठीक है, सब सेक्शन 2 और 3 भी बचा है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा तो हम मेन रास्ते से भटक जाएंगे।
ये हमारा टॉपिक तो होगा पहले 20 के बाद 21, लेकिन अच्छी बात है आपको यहीं पे समझ में आ गई। अब वापस चलते हैं। द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई। ठीक है, कोर्ट, ये तो पहली ही बात है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए इस मामले को सुनने के लिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस सूट, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस सूट, बाद में कोर्ट का सब्सिक्वेंट चेंज इन द वैल्यू डज नॉट अफेक्ट द जुरिसडिक्शन। अगर बाद में वैल्यूएशन बदल रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने रेस जुडिकाटा करा था, तो रेस जुडिकाटा की एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो है वो लिमिटेड जुरिसडिक्शन की बात करती है। कोर्ट ने जब मामला डिसाइड किया तो कोर्ट उस वक्त कॉम्पिटेंट थी, बाद में वैल्यूएशन बढ़ गई तो कोर्ट का डिसीजन इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बाद में वैल्यूएशन भी बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ती है। जब उसने फाइल किया, अरे एक बात बताओ, टाइम के साथ इन्फ्लेशन तो होता ही है ना, नहीं होता क्या? आज मैंने कोर्ट में जब मामला फाइल किया तो 5 लाख रुपए तक का सिविल जज साहब की कोर्ट में लगाना था। मैं बिल्कुल ठीक था, वो 100% कॉन्फिडेंट कि कोर्ट की इसी जुरिडिक्शन में मामला आ रहा है, सिविल जज साहब के सामने लगा। अब वहां से 10 दिन बाद मेट्रो का मास्टर प्लान निकाल दिया, प्रोजेक्ट निकल गया, 5 लाख की वैल्यू 50 लाख हो गई, तो क्या मामला चेंज हो जाएगा क्या? हाँ जी, कहीं और जाना चाहिए मुझे फिर? नो सर। वो कोर्ट एडजुडिकेट करेगी नहीं करेगी? यस करेगी सर। बिल्कुल करेगी, ठीक है, क्योंकि जब मैंने फाइल किया तब तो कॉम्पिटेंट थी ना कोर्ट। मेट्रो आ गया, हमें क्या पता मेट्रो आ जाएगी, ये तो अंदर की बातें हैं। नहीं तो प्रॉपर्टी में खरीद के ना रख लूं, जहां मेट्रो आने वाली उधार लेके खरीद लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इफ द सूट इज अंडर वैल्यूड, देखो ये सूट को, अच्छा वैल्यूएशन कौन करता है सूट की? सूट की वैल्यूएशन प्लेंटिफ करता है। तो प्लेंटिफ अगर अंडर वैल्यूड कर लेता है, अंडर वैल्यूड करके चूज करता है फॉरम कि मैं इस फॉरम में जाऊंगा, तो ऐसा वो कर सकता है, ही कैन डू दैट। If the suit is undervalued, with the result that the appeal from the decree in the suit is tried and decision by the district court instead of the high court, the decree of the district court is one passed by the court without the jurisdiction and nullity. इसको दोबारा पढ़ते हैं। If the suit is undervalued, देखो plaintiff decide करता है लेकिन उन्होंने सूट को undervalued किया है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ है? With the result that the appeal from the decree in a suit is tried and decided by the district court. अब उसने अंडर वैल्यूड करा लेकिन मामला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अंडर वैल्यूड करने से यानी उसने सिविल जज की कोर्ट में मामला डाला है और उसकी अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अगर ये मामला सही से वैल्यूड करता तो ये मामला जाता कहाँ पे? हाई कोर्ट में अपील जाती। द डिक्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वन पास बाय द कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन एंड देयरफॉर इज अ नलिटी। आप कहोगे सर ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात है आपने फिर भाई, तो ये बात मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, इसको भी होल्ड पे डालते हैं, नहीं तो पूरा प्रोसेस जो है ना अभी का डगमगा जाएगा। क्या ये बात सही है? आप लोग बताइए, क्या कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी सूट का वैल्यूएशन कम कर सकता है? सर, इसमें भी दो बात है। एक पॉइंट तो जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो कुछ पार्ट मतलब रेलिंक्विश कर देता है या फिर वो बाद में चैलेंज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड वो जो बात की गई है वो ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 में बात की गई, इसलिए मैंने आपको उसको होल्ड पे डालने के लिए कहा है। वहां पे कहा अगर उसने अपना कुछ पार्ट अंडर वैल्यू करके कुछ, जैसे सपोज करो उसको 10 लाख रुपए का क्लेम करना था, उसे 10 लाख रुपए का सूट फाइल करना था, उसने क्या करा? 8 लाख कर लिया कि नहीं 8 लाख नहीं, इसको 10 लाख का उसका वैल्यू थी, उसने 5 लाख कर दिया इसको, और वो चला गया सिविल जज के पास। थोड़ा डरपोक आदमी था, उसे लगा जितना जल्दी मैं आगे चल, जनरली लोग ऐसा कम ही करते हैं, अपनी सूट की वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि उसको जस्टिस जल्दी मिले। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहोगे अपने मामले को लेके, हाई कोर्ट जाना चाहेंगे? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं सीधा हाई कोर्ट जाना चाहूंगा क्योंकि समय बचेगा मेरा। मैं हाई कोर्ट जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा समय बचेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आपको पता है कितना समय लग जाएगा। मैं चाहूंगा मेरा हाई कोर्ट जाए, 2-4 डेट लगे वहां पर, अगर वहां नहीं सुलझा तो अपील हो जाएगी, अपील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मामले मेरा डिसाइड हो जाएगा। मैं ये चाहूंगा पर्सनली। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर बेल का मामला तो आप कहाँ जाना चाहोगे? बेल का मामला है, एंटिसिपेटरी बेल का मामला है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? सर, इधर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। 2 ऑप्शन है लेकिन आप जाना कहाँ सेशन चाहोगे? कोर्ट। सेशन कोर्ट जाएंगे अरे आप तो वकील ऑप्शन हो, मैं बचता है। आपसे पूछने आया हूँ, आप लोग सब वकील हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं परेशान हूँ, आप मुझे बताइए सर, रीजन कॉन्फिडेंटली।
सर सर, रीजन बीइंग सेशन कोर्ट, सर रीजन बीइंग कि अगर सपोज कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर हम हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में हाँ अपील जी, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले हाई कोर्ट में जाएंगे फिर हम लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते। अपनी एक अगर रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे हैं आप, तो जी इसलिए बेटर है कि आपको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, तो आपको स्मार्टली काम करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं सिविल मामले में, भैया सिविल मामले तो 40-40 साल लग जाते हैं मामले में, एक केस में तो 60 साल में मामला डिसीजन आया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही खिंचता रहा। और थोड़ा जो प्रोसीजर है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का, वो थोड़ा फास्ट ट्रैक टाइप में भी काम करती है, ठीक है। और वहाँ ये फालतू के ड्रामे नहीं होते कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं डेट पे नहीं आ रहा हूँ, एडजमेंट पे एडजमेंट, वहाँ नहीं होते इतने ज्यादा। एडजमेंट पे भी 20-20 हजार रुपए की कॉस्ट लग जाती है वहां पर। 20 हजार रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना लगता है, यहाँ 500 रुपये मिलते हैं। विटनेस आया नहीं आया, चलो जी 500 रुपये दे दीजिए, है ना। कोर्ट जाओगे तो पता चलेगा। और उसमें भी 500 रुपये देने में जो सामने वाली पार्टी आनाकानी करती है, लिखा है ना हमारे ऑर्डर्स में, सीपीसी के आगे पढ़ोगे तो पेमेंट इनटू द कोर्ट जमा कराएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 6, सॉरी ऑर्डर नंबर 16 को पढ़ना डिटेल में, और पेमेंट की भी बात की, विटनेस को खर्चा देना पड़ता है जो आएगा कोर्ट में, रीजनेबल अमाउंट देना पड़ता है। आने जाने का खर्चा देना होगा, उसका चाय पानी का खर्चा देना होता है, लोग वो भी नहीं देते हैं, उसमें भी आनाकानी करते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट जमा करते हैं। चलिए वो पढ़ेंगे हम आगे। सो अंडर वैल्यू, इसलिए मैं इसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा स्टॉप किया था, क्योंकि जब मैं इसको प्लेन्स की बात करूंगा, जब वो ऑर्डर नंबर 2 की बात करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ द सूट, तब मैं इसको बताता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। तो 10 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मैंने थी उसकी, लेकिन मैंने 5 लाख रुपए की कर ली। और इस वजह से मैं सिविल जज के पास जाऊँ, थोड़ा डरपोक इंसान था कि पहले नीचे जाऊंगा, फिर डीजे साहब के पास जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट जाऊंगा, तो मेरे को अच्छा खासा चांस मिलेगा अपने मामले को जीतने का। तो उसने क्या करा, 5 लाख कर लिया, यानी 5 लाख रुपए उसने रिलिंक्विश कर दिए, सरेंडर कर दिया, अपने क्लेम को आधा कर दिया। तो 5 लाख रुपए वाली जब वो सिविल जज गया, सिविल जज ने उसी के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। तो बाद में जब वो हाई कोर्ट में जाएगा ना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकता यार वो 5 लाख रुपए को मैं दोबारा कोई सूट वूट फाइल कर दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलिंक्विश कर चुका है, अब दोबारा वो नहीं सूट फाइल कर सकता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो ये डिक्री तो वैलिड होगी, चाहे उसने अंडर वैल्यूड कर लिया है, अंडर वैल्यूड कर लिया है और हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, तो वो डिक्री वैलिड होगी, अदरवाइज इट्स नलिटी। बाकी हम इसको टॉपिक को बाद में डिटेल में एक बार और डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज अ केस, दलपत राय वर्सेस वेस्ट एंड वॉच कंपनी, AIR। आई एम श्योर ये केस तो आपने सुना ही होगा, और आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, पढ़ा है केस? हाँ जी, ये केस सर पढ़ा सुना है? तो है। अरे ये केस भूलना नहीं है, ब्लंडर कर रहे हो आप अपने साथ, इसको भी क्या भी लिखिए, ये तो तो लिखना ही लिखना है। ये A एंड है या E एंड एंड, END एंड, अरे V यहाँ लिखा है ना इसका, ठीक है। वेस्ट एंड, एंड एक होता है कौन सी तरफ की तरफ, डायरेक्शन को लेके जाता है वर्ड, वेस्ट एंड। इसमें केस में होगा, एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ रहता है उज्जैन में, प्लेंटिफ उज्जैन में, प्लेंटिफ अपनी वॉच भेजता है रिपेयर के लिए बॉम्बे में, बॉम्बे में वो रिपेयर के लिए अपनी वॉच को भेजता है। तो वॉच जब ये पार्सल जब ओपन हुआ, पार्सल वॉज ओपन इन द बॉम्बे, बॉम्बे में पार्सल ओपन हुआ। जब पार्सल ओपन हुआ तो उसमें कुछ नहीं था, वॉच थी नहीं, ठीक है। तो एम्प्टी मिला, उसमें कुछ था ही नहीं, ऐसा होता है कई बार, आपको पता है। तो आप लोग बताइए ये प्लेंटिफ मुकदमा कहाँ फाइल करें, प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा इसके लिए? तो बॉम्बे। ये क्या तुक्का मार रहे हैं क्या आप? नहीं सर, एक बात सुन डिफेंडेंट लेना, प्रिसाइड कर रहे हैं। इंटरव्यू में ये आवाज नहीं चलेगी तुम्हारी, मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इंटरव्यू में आप जा रहे हैं ना, ये आवाज नहीं चलेगी, ठीक है। ये डाउटफुल वॉइस है, आपको कॉन्फिडेंटली बोला सर बॉम्बे होगा, और बॉम्बे क्यों होगा ये भी बताना है आपको इंटरव्यू में, ठीक है। कॉज देखो ऑफ मैं कोई एक्शन। बोलूं, सर कॉज ऑफ हाँ एक्शन भी बॉम्बे में रहे और डिफेंडेंट भी बॉम्बे में रिसाइड करते हाँ हैं। जी, ये आपको बोलना पड़ेगा, आपकी वॉइस में आपका करेक्ट आंसर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखो नहीं आता तो मत बोलना, सॉरी भी बोल सकते हैं आप, हर चीज का आंसर नहीं आता, लेकिन जो आपका आंसर ठीक है, लेकिन आंसर में कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप, उन्होंने डाउट हल्का सा पकड़ लिया ना कि आपकी आवाज में यार ये तो डाउट में, तो फिर 10 क्वेश्चन और पूछेंगे वो। और अगर आपको कॉन्फिडेंटली आपने दिया सर ये तो मामला बॉम्बे में चलेगा बिकॉज देयर इज अ
कॉज ऑफ एक्शन जो राइज हुआ, अल्टीमेटली द पार्सल वाज ओपन इन द बॉम्बे एंड बॉम्बे में ही पार्सल की डिलीवरी हुई है, एंड द प्लेंटिफ वेयर इट्स रिसाइड, देयर इज नो प्रोविजन इन दी पूरा सीपीसी में, देयर कोई प्रोविजन ही नहीं कि जब प्लेंटिफ रिसाइड करता है वहां पे वो अपना, उसने उज्जैन में सूट फाइल कर दिया तो उज्जैन में सूट फाइल नहीं होगा, इट हैज टू बी फाइल इन द बॉम्बे ओनली, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जैसी पार्सल ओपन हुआ उसमें कुछ नहीं था। वो इतना इंप्रेस होंगे आपकी बात से, आपको आंसर आता है लेकिन कॉन्फिडेंटली देना है, ठीक है, सर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ जी, सर एक बार फैक्ट्स बताएंगे आप इस केस के? अब ये हुआ क्या था, प्लेंटिफ ने अपनी वॉच जो भेजी रिपेयर के लिए बॉम्बे में भेजी, ठीक है, बॉम्बे ठीक है। में रिपेयर होने भेजी, पार्सल बॉम्बे में ओपन हुआ है, उस पार्सल वो एम्प्टी निकला, उसमें कोई वॉच नहीं थी, और तो प्लेंटिफ ने इसको सूट फाइल कर दिया कि मैंने तो वॉच भेजी थी, तो उसने उज्जैन में सूट फाइल करा। तो अल्टीमेटली जब मामला जब ये डिसाइड हुआ तो कोर्ट ने कहा द उज्जैन कोर्ट इज नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन टू डिसाइड इट, only the Bombay court having the jurisdiction, because the place of suing, because where the cause of action was arose, that was the place of Bombay, and that is the reason के place of suing it would be only a Bombay, not the Ujjain, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित भी बातें करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनता है, कहाँ परफॉर्म होता है, कहाँ पेबल है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ परफॉर्म हुआ या होना है, या उसकी पेमेंट कहाँ पेबल है। ये सारी तीनों बातें हम करेंगे लेकिन इस लेक्चर के एंड में करेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे फिर कि कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पोस्ट या टेलीग्राम के जरिए होता है तो क्या होता है, राइट। आप ये इजीली कर जाएंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को जान रखा है, तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है ना देन यू कैन इजीली डू इट, और आपको कॉन्ट्रैक्ट तो आता ही होगा। टेलीफोन पे होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड होता है, Where it is heard. वेयर इज Heard. हर्ड, कम्युनिकेशन क्या ऑफ एक्सेप्टेंस इज हर्ड। वेयर द एक्सेप्टेंस इज बीन हर्ट, ठीक है। मेरे कान में कब आवाज हुई, हाँ मैं रेडी हूँ, केस का नाम भी याद रख लेना, ठीक है, मेंस में पूछा जा सकता है। और ऐसे ही पोस्ट की बात करें तो पोस्ट पे तो हमारा पूरा इंडिया का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो आधारित है ही, ठीक है। वो कैसे आधारित है, क्योंकि हम उस वक्त जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना 1872 में टेलीफोन था ही नहीं, तो उसी के हिसाब से वो पोस्ट वाले हिसाब से हमारे सारे लॉ बने हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, जब पोस्ट की बात करें, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब होता है, Sir, as So when against the the proposer when it but put into the transmission पुटिंग इन द ट्रांसमिशन, कहाँ पे डाल and रहा है, हम as against the proposer तो तब होगा जब when it puts into the transmission and against the acceptance एक्सेप्टेंस when की it बात, एक्सेप्टेंस की बात, एक्सेप्टेंस की when बात it came बतानी है, जब उसने when it एक्सेप्टेंस comes दे to the दी knowledge पोस्ट of में डाल। proposer हाँ when जी, it comes यानी to आप the बताइए। knowledge of proposer so when the letter or the telegram or the post is put in the course of transmission. पोस्टेड, खत्म, कंक्लूड, ठीक है, पोस्ट करते ही कंक्लूड हो जाता है, उसकी नॉलेज में आएगा, यही तो प्रॉब्लम है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मीगर सिचुएशन में होता है ना वो। अब लेक्चर को ध्यान से देखना जो हम पढ़ चुके हैं, ये देखो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, इतना नहीं है, तो एक बार जो रिकॉर्डेड लेक्चर से हमको देख लेना, जैसे ही पोस्ट I mean, if the post is post, जैसी पोस्ट डाल दी which is out of the course of the transmission, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है। अभी आपको पढ़ना है, ये मेरे को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं इससे संबंधित सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हुआ है, तो वो प्लेस जो होगी वो प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगा जहां हमें सूट फाइल करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिटेल में आना चाहिए, आपका आंसर ठीक हो सकता है बट एक बार वीडियो जरूर देख लेना अगर मिस करा है तो। चलिए, तो ये हमने दलपत राय का केस याद रहेगा, आंख बंद करके एक बार बोल लीजिए, दलपत राय, दलपत राय, दलपत राय, ज्यूरिसडिक्शन का मामला, प्लेंटिफ ने उज्जैन से वॉच भेजी, अभी याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, Yes sir. सेक्शन हुआ 15 पूरा, अब पढ़ते हैं 16, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 16 और 20 वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। इसको समझने से पहले कहानी, पहले इसका टाइटल जान लेते हैं, फिर हम इसकी कहानी की बात करें।
यहाँ लिखा है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। भाई इतना सा याद रखना है आपको, सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहाँ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, सिचुएट करता। अभी हम बात करेंगे, इधर आ जाते हैं सेक्शन 16 पे। देखो एक चीज सर समझिए। हाँ जी, सर जो दलपत राय केस है ये सेक्शन 20 पर होना चाहिए ना? कॉज ऑफ एक्शन वही वर्ड यूज हुआ। जी हाँ जी, ओके सर। वहाँ उसमें अभी हम सेक्शन 20, देखो 19 वाला जो है ना, उसमें क्या है, वो कंपनसेशन टू रॉन्ग और मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है। वैसे प्रॉपर्टी मूवेबल है, ठीक है। यहाँ पे डिफेंडेंट रेसाइड है, 19 भी अप्लाई हो रहा है। 19 क्यों? क्योंकि सूट फॉर द कंपनी फॉर द रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी एक बार हम देख लेंगे, वैसे 20 तो अप्लाई हो ही रहा है, विल सी टू इट कि 19 भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ 16, वो तो आप वाली बात कर रहे हैं जहाँ पे वो काम करता है, पर्सनली वर्क फॉर द गेन, वो सारी चीजें तो चलेंगी। यहाँ पे प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है, लेकिन वो रहता ही वही है, बिजनेस भी वहां पे वो उज्जैन में ही हो रहा है, वो वॉच का कहीं और कर, अगर वो क्या पता, जो कंपनी है वेस्ट एंड कंपनी, एक मिनट, जो वेस्ट एंड कंपनी है, अगर इसका एक ऑफिस उज्जैन में होता तो प्लेंटिफ उज्जैन में कर सकता था। इज दैट क्लियर? यस सर, एक्सप्लेनेशन ऑफ 20। हाँ जी, तो अगर वेस्ट एंड का ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, वो अगर उज्जैन में होता तो उज्जैन में प्लेंटिफ कर सकता था, चाहे प्लेंटिफ खुद वहां रहता है, ठीक है, तब वो कर सकता था। तब उसके बाद ऑप्शन आ जाता। पढ़ेंगे धीरे धीरे, हर चीज क्लियर होगी, डोंट वरी। ये 20 अगर सेक्शन आपने समझ लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको प्लेस ऑफ सोइंग को लेकर। नाउ सेक्शन 16 को समझने से पहले एक बात हम समझते हैं। देखो प्रॉपर्टी जनरली दो तरीके की है, या तो वो इमूवेबल लिखता हूँ पहले, बड़ी जात है, इमूवेबल है, या प्रॉपर्टी मूवेबल होगी। प्रॉपर्टी इमूवेबल से संबंधित क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं आपकी नजर में, कि आपको सूट फाइल करना पड़ रहा है। इससे संबंधित इमोर प्रॉपर्टी की रिकवरी हो सकती है। भाई प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, किसी और के कब्जे में है, वो कब्जा करके बैठ गया, मुझे रिकवरी करनी है, इसके लिए सूट फाइल करेंगे आप। या आप सूट फाइल करेंगे इमोर प्रॉपर्टी को लेके पार्टीशन, ठीक है। या उसका मॉर्टगेज की अगर बात करें, अगर कोई जमीन गिरवी रखी है, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज से संबंधित क्या क्या चीजें होती है, या तो रिडीम होती है, प्रॉपर्टी को रिडीम कराने की बात होती है, या फोरक्लोज होती है। और अगर हम आगे बात करें इमॉल प्रॉपर्टी से संबंधित और क्या मामला हो सकता है, इट कैन बी ए चार्ज, ठीक है, यही तो मामले होंगे, या प्रॉपर्टी का सेल, ये सारे मामले इमॉल प्रॉपर्टी से होंगे। तो ये जो आप कहाँ सूट फाइल करेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और रही बात मूवेबल प्रॉपर्टी, जो सिर्फ एक सेक्शन, देखो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 16 का ए से लेकर ई तक, ए से लेकर एफ तक, लेकिन इसमें सिर्फ एक आप छोड़ देंगे, सॉरी ए से लेकर ई तक है, एफ वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। एफ में क्या लिखा है, 16 के एफ में मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या इशू हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी तो मूव कर रही है, पता नहीं लगेगा कौन सा ज्यूरिडिक्शन, लेकिन जहां मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रेंट की गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे डिस्ट्रेंट मतलब उसको जब्त किया हुआ है और अटैच की गई है, ठीक है, अटैच प्रॉपर्टी अटैच करके हमने वहां रख दिया। आपका स्कूटर या आपका कार हमने अटैच करके करोल बाग में रख दिया है, करोल बाग की कोतवाली में रख दिया, तो सूट कहाँ फाइल होगा? तो वहीं होगा ना। आप चाहे वहां रहते हो, आप चाहे जमुना पार रहते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको वहीं पे सूट फाइल करना पड़ेगा जहां प्रॉपर्टी अटैच हुई है। मॉल प्रॉपर्टी जहाँ डिस्ट्रेंट है और अटैच है, तो वहां आपका ज्यूरिडिक्शन बनेगा जहां प्रॉपर्टी इस वक्त सिचुएट है। प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ अटैच है, वहां पर। लेकिन इन मामलों में अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले क्या हो सकते हैं? रिकवरी ऑफ दी प्रॉपर्टी, पार्टीशन, मॉर्टगेज, उसमें रिडीम, फोरक्लोजर, चार्ज और सेल, जहां प्रॉपर्टी क्या है, सिचुएट करती।
एक तो बात ये हो गई, सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको, जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, चाहे प्रॉपर्टी इमूवेबल हो चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो, जहां प्रॉपर्टी उस वक्त सिचुएट है, मोल प्रॉपर्टी जिस वक्त अटैच की गई कहां पर है, वो डिस्टेंट की गई जहां पर है, वहीं सूट फाइल करोगे आप। अगर आप यमुना विहार में रह रहे हैं तो आप यमुना विहार में नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके कहाँ है, वो रखी है शास्त्री नगर, तो आपको शास्त्री नगर सूट फाइल करना पड़ेगा जो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, तो 30,000 ही मामला जाएगा आपका। अब इसमें से एक बात और, इसका प्रोवाइजो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। प्रोवाइजो में एक बात लिखी है, प्रोवाइजो जो पर्सनल ओबीडियंस की बात करता है, पर्सनल ओबीडियंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको मैं बाद में बता दूं, पहले इनको खत्म कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ समझ में ही आ गया होगा, इसमें कोई बचा ही नहीं है। अब देखिए, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है, कहाँ सिचुएट है, मैंने जो प्रॉपर्टी लेनी है वो बादली में कहीं ऐसी जगह है, हमें दिल्ली में चलो करोल बाग सब फेमस है, सब जानते होंगे, करोल बाग ही ले लेते हैं, वहां प्रॉपर्टी है, उसको रिकवर करना है, कोई उसमें कब्जे में बैठा, मुझे रिकवर करना है, पार्टीशन करवाना है। मैंने करोल बाग की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, जो रिडीम मैं कराऊंगा, मैंने मॉर्गेज की थी, मॉर्गेजर रिडीम कराएगा, फोरक्लोज कौन कराता है, मॉर्गेजी। चार्ज उसके ऊपर से कुछ इनकम किसी और के पास जाती है, या मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी करोल बाग की उसको बेचनी है। अगर कोई डिस्प्यूट उससे संबंधित राइज हो रहा है, दैट हैज टू बी फाइल वेयर, जब सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी है, इमूवेबल। इसको छोड़ दीजिए बस, बाकी सारी ये 5 चीजें इमूवेबल की बात करता है। आप पढ़िए, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन। पेक्यूनरी आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको शुरू में बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, व्हाट इज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। सेक्शन 6 डील करता है, हम उसी कोर्ट में तो जाएंगे। हम माना हमने करोल बाग में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो करोल बाग की हम जिस कोर्ट में हमें जाना है 30,000 जाएंगे, 30,000 में हम सिविल जज के पास जाएंगे या सिविल सीनियर सिविल जज के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो पेक्यूनरी लिमिट आपको डिसाइड करके बताने होंगे। अगर 5 लाख से ज्यादा मामला है, ऑफ कोर्स ही बात है कि जो करोल बाग में कोई प्रॉपर्टी 5 लाख तो छोड़िए, 50 लाख भी छोड़िए, 5 करोड़ के रेंज में आती है, तो क्या पता आपको वहां जाना हो दिल्ली हाई कोर्ट, चलो मानो 5 लाख से ऊपर है तो आप सिविल जज के पास नहीं जाएंगे। ऐसे अदर लिमिटेशन प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है, प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रिकवर करना इमॉल प्रॉपर्टी में विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। रिकवरी करनी है इमॉल प्रॉपर्टी की विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। प्रॉफिट है मीन्स कौन सा प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट होगा नहीं होगा, हाँ जी, मीन्स प्रॉफिट पड़ा है कुछ, क्या है ये कुछ भला, हाँ जी गाइस, मीन्स प्रॉफिट पड़ा है। मीन्स प्रॉफिट सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इफ यू गाइस हैव मिस्ड इट, काइंडली वॉच दैट लेक्चर। ओके, और फॉर द पार्टीशन ऑफ द मॉल प्रॉपर्टी, पार्टीशन की बात करें, पार्टीशन ऑफ मॉल प्रॉपर्टी जब प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, फॉर द फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन इन केस ऑफ द मॉर्गेज, और चार्ज अपॉन द मॉल प्रॉपर्टी जब प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमॉल प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट यानी इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, तो मैं किस सूट की बात कर रहा है। हेलो गाइस, आर यू देयर, हाँ जी। Now for the determination of any rights, determination of the rights you can call it declaration of the suit. Declaratory हमने सूट फाइल करा है कि जो सेक्शन 34 में हम डालते हैं सारे में, तो हम डिक्लेयर कराना चाहते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो वो सूट भी जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। एंड फॉर द कंपनसेशन टू द रॉन्ग टू इमॉल प्रॉपर्टी, कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। And the last one is for the recovery of movable property. Actually under immobile property, movable property actually under distraint or attachment जहां है वहां पर हम सूट फाइल करेंगे। Shall be instituted in the court within the local
within the local limit of whose jurisdiction the property is situate, जहाँ पे वो property situate करती है. Is that clear? हाँ जी. Yamini, are you there? Arshna, Seema, whoever is there. आप आंसर नहीं दे रहे थे ना बीच में. तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां हम सूट फाइल कर देंगे. याद रखने हैं 6 की 6 चीजें. क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एमसीक्यू का. अब आता है इसका प्रोवाइजो. प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ. देखो इससे पहले इलस्ट्रेशन समझते हैं, लिखा नहीं है वो इलस्ट्रेशन आप जरूर डेवलप कर लेते हैं. अभी एक ए है, एक बी है. ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है मुंबई में, और बी का एक प्लॉट है वो है केरला में. केरला में उसका एक फार्म हाउस है. वो बी जो है मुंबई में जो रहता है वो चाहता है कि उसको ए खरीदे, और इन दोनों के बीच में बात भी हो गई है कि हाँ भाई ए इज रेडी टू बाय द फार्म हाउस ऑफ बी विच इज सिचुएटेड इन केरला एंड बी रिसाइड इन मुंबई. दोनों के बीच में बात हो गई, लेकिन किसी कारणवश जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो ब्रीच हो जाता है. देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मना कर देता है, कोई भी पार्टी की वजह से मना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज करो बी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है. बी ने कुछ गड़बड़ करी है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है. ए क्या कर सकता है अब? अच्छा, जब ये ब्रीच हो गया है तो ए के पास ये रेमेडी है, या तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ए कैन गो फॉर द कंपनसेशन. अरे जिसने ब्रीच किया है तो ए इज अ राइटफुल पर्सन कि भाई वो उसके पास अधिकार है कि वो कंपनसेशन के लिए भी जा सकता है. अब बी की यहाँ पे क्या पर्सनल ऑब्लिगेशन है या नहीं है टू कंपनसेट ए? इज देयर एनी पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ बी टू कंपनसेट ए? Because B if the B made a default, there is a personal obligation. अब उसकी प्रॉपर्टी तो भैया जिस प्रॉपर्टी पे मामला चलना है वो तो केरला में है और बी रहता है मुंबई में. तो इस सिचुएशन में ए जो है वो चाहे तो वो बी को मुंबई में सू कर सकता है, और चाहे ए बी को जब प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पे भी सू कर सकता है केरला में. द चॉइस इज ऑफ ए. यहाँ पे चॉइस आ गई. प्रॉपर्टी तो केरला की है लेकिन बी रहता है मुंबई में, और यहाँ पे ब्रीच हुआ है. बिकॉज ऑफ द ब्रीच देयर वाज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द बी to pay the damages to the A, and that is the reason A can file a suit either in the Kerala or in the Mumbai. Is that clear? अब इसको पढ़ते हैं प्रोवाइजो क्या कहता है. यानी प्रोवाइजो से पहले सिर्फ एक ज्यूरिसडिक्शन जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है. प्रोवाइजो में लिखिए 2 ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ बी और उसके जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है. बी जहाँ रहता है और जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है. पढ़ते हैं इसको. प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ. प्रोवाइडेड सूट हमने किस लिए फाइल करा है? टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग टू इमॉल प्रॉपर्टी. इमॉल प्रॉपर्टी के साथ क्या किया? रॉन्ग किया गया. ठीक है, आई मीन इमॉल प्रॉपर्टी था उसके साथ कंपनसेशन मांग रहा है वो. क्यों? क्योंकि रॉन्ग क्या है? सिविल रॉन्ग. Civil wrong, breaches of the contract is also civil wrong. Held by on behalf of the defendant. Property किसकी है? वो defendant की. May, where the relief sought, जब relief मांगी गई है, can be entirely obtained through his personal obedience. Entirely obtain की जा सकती है B से. रिलीफ जो है, आई मीन सपोज ए ने 10 लाख रुपए कंपनसेशन मांगा है. बी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बी पे उसका सारा अकाउंट उसका मुंबई में ही है, प्रॉपर्टी भी वहां है उसके पास और प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड बी इज आल्सो हैविंग द पर्सनल ओबीडियंस कि वो अपना कंपनसेशन पे करे. नाउ तो ए कैन इंस्टीट्यूट अ सूट. द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड either in the court within the local limit of whose jurisdiction the property is situated. या तो मामला केरला में चलेगा, or in the court within the local limit of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on a business or personally work for a gain. ठीक है गाइस, ये देखो 3 बातें हैं जहां पे डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड करता है
कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस चलाता है, या पर्सनली वर्क फॉर अ गेन। तो या तो अब ए के पास दो ऑप्शन हो गए, या तो वो यहाँ पे सूट फाइल कर दे या वो केरला में कर दे। केरला में सिर्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन बी जो है उसका बिजनेस कहीं और भी है, मुंबई में तो वो रहता है, लेकिन कैरिंग ऑन अ बिजनेस से फॉर एग्जांपल कैलकाटा में करता है, तो कैलकाटा में क्या किया जा सकता है? हाँ जी, सूट, प्रोवाइडेड पर्सनल ओबीडियंस वाली बात आ रही है, पर्सनल ओबीडियंस। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ इन दिस सेक्शन द प्रॉपर्टी मीन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहा है, ये बाहर की बात नहीं कर रहा। आई होप इट्स बिन क्लियर टू यू। एक बार पेरेट जरूर पढ़ लेना, डेफिनेटली ये समझ में आपको आ जाएगा। नाउ सेक्शन नंबर 17, इट्स वेरी सिंपल, कुछ है नहीं सेक्शन 17 में। सूट फॉर इमॉल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट है? सूट फॉर इमॉल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट है मींस इट कैन बी ऐसी प्रॉपर्टी जो 30,000 के ज्यूरिसडिक्शन में भी आ रही है, और वो कड़कट डूमा के भी आ रही है, पता नहीं लग रहा है कड़कट डूमा। ये तो विद इन द स्टेट हो गया या विद इन द यूनियन टेरिटरी, ऐसा भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी जो है, ए और बी दो ब्रदर है, ये पार्टीशन चाहते हैं, लेकिन एक तो इनकी प्रॉपर्टी है दिल्ली में, एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, और एक प्रॉपर्टी कैलकाटा में। तो कहाँ मामला फाइल होगा? हाँ जी गाइस, आर यू गाइस देयर? आर यू गाइस अवेक? यस सर। कहाँ मामला होगा फाइल? जहां पे सूट फॉर इमॉल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। अरे एक बार बताओ, पार्टीशन का सूट डलेगा तो क्या दिल्ली दिल्ली की प्रॉपर्टी के लिए डलेगा? नहीं। पार्टीशन डाल रहे हैं तो भाई सारा पार्टीशन चाहिए, या ऐसा कर सकते हैं अभी ए और बी एक काम करते हैं, दिल्ली की प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लेते हैं, बाकी छोड़ो, बाकी बाद में देख लेंगे। अरे पार्टीशन साथ ही डलता है, तो पार्टीशन जब डलेगा तो दिल्ली में डलेगा, मुंबई में डलेगा, कलकत्ता में डलेगा। कौन बताएगा इसका आंसर? अर्चना, आर यू देयर? यस सर। सर दोनों में किसी भी प्लेस पे डल जाएगा सर। 3 जगह है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। हाँ जी, सर कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता प्रॉपर्टी। में भी प्रॉपर्टी है ना, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो सर तीनों में डल जाए, तीनों में किसी भी जगह डल सकता है। कहीं भी डल सकता है, कहीं पे भी। हाँ ये जी। कहीं भी डल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में तो भाई इनका 1000 गज का प्लॉट है, लेकिन मुंबई में इनका 200 गज का प्लॉट है, और कलकत्ता में 100 गज का प्लॉट है, अब कहाँ डलेगा सूट? सर डजंट मैटर। पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, हाँ सब्जेक्ट जी, मैटर ऑफ, सर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइन करेगा ना। कहीं पे भी डल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी ये प्रोवाइजो पे मत जाओ, प्रोवाइजो भी बताऊंगा वो क्या कहता है। पहली बात, दिल्ली में बड़ी प्रॉपर्टी है, मुंबई में छोटी है, कलकत्ता में और भी छोटी है, तो कलकत्ता में भी डल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड कलकत्ता की कोर्ट इन सारे मामलों की वैल्यू निकाल के कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड कलकत्ता की जो कोर्ट है, एंटायर क्लेम मस्ट बी कॉग्निजेंस बाय द कलकत्ता कोर्ट। ठीक है, यामिनी आर यू देयर? चलो बच्चे सो गए मुझे लग रहा है। Now section 17 suit for the involved property situate within the jurisdiction of the different court. इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यही समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? Now where a suit is obtained, where a suit is to obtain relief respecting or compensation for the wrong to immovable property situate within the jurisdiction of the different courts. The suit may be instituted in any court within the local limit of whose jurisdiction any portion of the property is situate. ठीक है, any portion of the property is situate, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by the such court. यानी कलकत्ता की कोर्ट में अगर जब हमने सूट फाइल करा है, वो एंटायर क्लेम इन सारे मामले को देखते हुए उसमें वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए।
अब इसमें से क्वेश्चन देखो अंदर से आ जाए तो ठीक, लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन तो आता ही आता है। एमसीक्यू तो आपसे पूछ लेंगे कि डिफरेंट कोड्स वाली बात कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 17। लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? द प्लेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन द सूट will local limit of the jurisdiction of the court are uncertain। इतनी सी बात ध्यान रखनी, अनसर्टेनिटी की बात करता है ये, अनसर्टेनिटी। Place of institution the suit where the local limits of the courts are uncertain। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि यार इस मामले को 30,000 कोर्ट में डाले या कड़कड़डूमा में डालें या द्वारका में डालें, वी आर नॉट अवेयर अबाउट, हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉपर्टी इस तरीके से सिचुएट है। चलो द्वारका कोर्ट तो बहुत दूर हो जाएगी, पटियाला हाउस लिख लेते हैं। हमें नहीं पता लग रहा है ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह बीच में फंस गई है, ना ये समझ में आ रहा ना 30,000 कोर्ट में जाएगा मामला, पटियाला में जाएगा, कड़कड़डूमा में। आपने सूट फाइल कर दिया है सपोज करो 30,000 में, लेकिन 30,000 कोर्ट भी थोड़ी असमंजस में है, डाउटफुल में है कि भाई कहाँ सूट फाइल होगा। तो 30,000 कोर्ट को जब लग गया है यार ये तो डाउटफुल ही है, तो 30,000 कोर्ट उस मामले को डिसाइड कर सकती है, provided they has to record, I mean the court has to record a statement okay, we are very confused about it, we are not certain about whether the Tisazari or the Pachalia or the Kadakaduma is going to decide this matter, and that is the reason I am deciding this matter। मुझे लगता है ये जो मेरे एरिया में आता है तो मैं इसको डिसाइड कर रही हूँ, इस प्रॉपर्टी को, इस सूट को। Now where it is alleged to be uncertain within the local limit of the jurisdiction of which of the two or more courts, दो या दो से ज्यादा कोर्ट में any property, any mall property situate करती है, of which two or more courts any immoral property situate, ठीक है, नहीं पता लग रहा, any one of those courts, उनमें से कोई भी कोर्ट, कोई भी, चाहे 30,000 हो, कड़कड़डूमा हो, पटियाला हो, प्रोवाइडेड इन कोर्ट का पास कॉम्पिटेंसी तो हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 30,000 कोर्ट में मामला जाना चाहिए था सिविल जज के पास, पटियाला हाउस में मुंसिफ के पास, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सिविल जज के पास जा रहा है, यहाँ पे भी सिविल जज के पास जा रहा है, यहाँ पे भी सिविल जज के पास जा रहा है, तो 30,000 कोर्ट कह सकती है, या पटियाला हाउस कोर्ट कह सकते हैं कि ठीक है इसको मामले को मैं डिसाइड कर देता हूँ, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी। एनी वन ऑफ दोज कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड that there is a ground for the alleged uncertainty, लिखना पड़ेगा, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of the suit relating to that property। तो कोर्ट उस मामले को dispose of करेगा, लिख देगा, dispose of कर देगा। And its decree in the suit shall have the same effect as the property was situated within the local jurisdiction of his court। मानो कि उसकी jurisdiction में ही आती है, सिर्फ कोर्ट को एक स्टेटमेंट लिखनी है, काम चल जाएगा और ये कॉम्पिटेंट होगा, डिसीजन भी वैलिड होगा। Provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and the value of the suit to exercise jurisdiction। Provided that the suit is one, suit ऐसा होना चाहिए with respect to which the court is competent, court competent होनी चाहिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया क्या नाम है, कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं हाँ मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद एक नया मामला आया है, अभी तक तो हम वो गुड्स एंड सर्विस में ही लगे थे, अच्छा प्रॉपर्टी का मामला हम सुनेंगे, कोई बात नहीं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। कोर्ट कॉम्पिटेंट तो होना ही चाहिए, नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कोर्ट की। इज दैट क्लियर? सर दैट मींस कि रूल नंबर 2, हाँ जी बोलिए। कि सर जो अनसर्टेनिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। ओके, टेरिटरी वो नहीं चलेगा भैया, मैंने बता दिया, सब्जेक्ट मैटर वाला मामला नहीं चलेगा, और पेक्यूनरी भी नहीं चलेगा भाई, पेक्यूनरी भी तो होना चाहिए, उस बंदे के पास पावर ही नहीं, तब कैसे डिसाइड कर देगा वो, ठीक है। अब आता है यहाँ पर इसका सब रूल नंबर 2, 18 का 2, where the statement has not been recorded। अब ऐसा भी तो हो सकता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना की गई हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, कोर्ट ने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करी। An objection is taken before an appellate court। अब ऑब्जेक्शन कहाँ लिया जा रहा है? अरे भैया ऑब्जेक्शन पहले रेज किया जाना चाहिए था, अब एपलेट और रिविजनल कोर्ट में, यानी इतना लंबा मामला इतना आगे बढ़ गया, अपील भी हो रही है,
रिवीजन फाइल किया जा रहा है, तब आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तब नहीं चलती ये बात है, इतना लेट नहीं चलती है। Where a statement has not been recorded under subsection 1, an objection is taken before the appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by the court not having the jurisdiction. अब बाद में कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, उसने कैसे डिसाइड कर दिया where the property is situated. Appellate or revisional court shall not allow, उस ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेगी, द ऑब्जेक्शन अनलेस इट इज ओपिनियन, लेकिन सुन लेगी। एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट तब सुन लेगी, जनरली नहीं सुनेगी, क्योंकि भाई तुम्हें जब पता था तो तुम्हें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था ना, आपको कहना चाहिए था भाई कड़कड़डोमा नहीं, ये तो वहां चलेगा, किसी और कोर्ट में चलेगा, आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। माना हमने रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं करी तो आपको बताना चाहिए था, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन लगाया नहीं। एपेलेट और रिविजनल कोर्ट में आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, कोर्ट नहीं सुनेगी, नॉट अलाउ, शेल नॉट अलाउ। लेकिन कोर्ट अलाउ करेगी, कोर्ट अलाउ करेगी, कब अलाउ करेगी, इसके भी दो ग्राउंड्स हैं। शेल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इन द ओपिनियन, कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट को लगता है that at the time of institution of the suit, जब सूट इंस्टीट्यूट किया है, there was a no reasonable ground for uncertainty, तब रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, तब अनसर्टेनिटी नहीं थी। As to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been, या फिर अगर appellate court और revisional court उसकी बात नहीं सुनेगी, तो there would be a failure of justice, देखो सीपीसी बहुत दूरदर्शी चीजों को देख के बनाया गया है। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी। वैसे बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो कि पहले तो भाई ड्यूरेशन बनना था, अब नहीं बन रहा, नो अनसर्टेनिटी। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे गोवा है, गोवा में तो भाई सारी जगह बीच है ना, गोवा में तो बीचेस ही मैक्सिमम, भाई पानी ज्यादा हो गया, सी लेवल बढ़ रहा है, तो भाई क्या पता ये प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाए, कोई और जुरिडिक्शन में आने लग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अनसर्टेनिटी है, तो जुरिडिक्शन भी चेंज हो सकता है। अब जुरिडिक्शन नहीं रहा, पहले प्रॉपर्टी थी वहां पे किसी और दायरे में आती थी, अब कहीं और आ रही है, तो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, बट ऐसा बहुत मुश्किल होगा। या कोई और एम्बिग्यूटी थी, बाद में क्लैरिटी आई, तो कोर्ट इसकी बात को एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट सुन लेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। या कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, अन्याय होगा और उसकी बात को नहीं सुना गया तो इसलिए कहता है जितना जल्दी ऑब्जेक्शन लगाना चाहे लगा देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, I just got your answer, suit for the recovery of rent only, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया सेक्शन 18 सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट 19 डील करता है सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग, सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन की पिटाई कर दी, सिविल रॉन्ग करा, या मोवल प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत किया, मोवल प्रॉपर्टी। नाउ वेयर अ सूट इज फॉर द कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग, सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग। अच्छा, सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोरल प्रॉपर्टी कहाँ लिखा है? हाँ जी, सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोरल प्रॉपर्टी कहाँ है? सर 16E। हाँ जी, ये याद रखना है आपको, 16 का ई, ठीक है। डन टू पर्सन, अब यहाँ बात कर रहे हैं पर्सन को या मोल प्रॉपर्टी को, पर्सन और मोल प्रॉपर्टी। इफ द रॉन्ग वाज डन within the local limits of the jurisdiction of the court, one court, and the defendant resides or carrying on the business or the personally work for the gain within the local limit of jurisdiction to another court, the suit may be instituted at the option, यहाँ पर plaintiff के बाद option है, in either of the said court, यानी एक तो जहां पे उस प्रॉपर्टी के साथ, देखो मोल प्रॉपर्टी आज यहाँ है कल कहीं और होगी, एक इंसान आज यहाँ है कल कहीं और हो सकता है, तो जहां उस इंसान के साथ, जहां उस प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग किया गया, ठीक है, जहां पे द प्लेस वेयर द रॉन्ग हैज बीन कमिटेड, और जहां पे वो इंसान यानी डिफेंडेंट जिसने गलत किया वो रिसाइड करता है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस चलाता है,
या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन है वहां पे, ठीक है, पर्सनली वर्क फॉर गेन। इज दैट क्लियर? अब ये कैरिंग ऑन अ बिजनेस क्या होता है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं अपना बिजनेस मुंबई में भी चलाता हूँ, मेरा वहां पे एजेंट काम करता है, वो मेरे भी पे करता है। तो मुंबई में भी मेरा, मैं भी अगर मेरे पर मुकदमा कोई करना चाहता है तो मेरे को यहाँ पे कर दे या मुंबई में कर दे, क्योंकि वहां मैं बिजनेस चलाता हूँ थ्रू माई एजेंट। पर्सनली वर्क फॉर अगेन, मैं दिल्ली में रह के दिल्ली में खाता हूँ, दिल्ली में कमाता हूँ, तो दिल्ली में मेरे पर पर्सनली वर्क फॉर अगेन हो जाएगा। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, तो यहाँ पे प्लेंटिफ के पास ऑप्शन होगा जहां पे रॉन्ग हुआ वहां पे, या जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है कैरिंग ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर अगेन। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, ए रिसाइड्स इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है लेकिन पीटता है बी को कलकत्ता में, तो जहां पिटाई हुई वहां तो बी तो कर ही सकता है, लेकिन ए रहता है दिल्ली में तो कहीं पे भी हो सकता है। बी में सू ईदर ए इन कलकत्ता और दिल्ली, जहां पे रॉन्ग हुआ उस इंसान के साथ, ठीक है। ए resides in Delhi, publish in the Calcutta statement defamatory of the B, यहाँ पे बी को बदनाम किया गया, कहाँ पे? कलकत्ता में बदनाम किया गया, ए दिल्ली में रहता है, तो बी को मुकदमा कर सकता है, बी में सू ए इधर इन द कलकत्ता और इन द दिल्ली, ठीक है, जहां पे डिफेमेशन हुआ, जहां रॉन्ग हुआ और जहां ए रहता है कहीं पे भी किया जा सकता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ अब हम बात करें दलपत राय वाली बात, तो दलपत राय वाला सेक्शन 19 अप्लाई नहीं होगा, 20 अप्लाई होगा। इज इट क्लियर यामिनी? आपका आंसर ठीक था। नाउ Yes, 20 sir. की बात करें, अदर सूट्स। अब ये जो यहाँ वर्ड लिखा अदर सूट, इसको बोलते हैं रेसिडरी। अच्छा, एविडेंस एक्ट में कौन सा रेसिडरी सेक्शन है? 11, सेक्शन 11। भारत के संविधान में कोई आर्टिकल है रेसिडरी? 248. हाँ जी, ठीक है। सीपीसी में I mean for the purpose of this jurisdiction, this section 20 is restitutory, जो कुछ नहीं बचेगा वो यहाँ फिट होगा। Other suit to be instituted where the defendant resides, या defendant रहता है, और cause of action arises, जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है cause of action, और एक लाइन में खत्म होता है। सी देखिए इसका, the cause of action wholly or partly arises, पूरा का पूरा या उसका कुछ पार्ट अराइज वहां पे हुआ हो। सेक्शन 20 सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एफर्ट सेट, जो भी ऊपर बात कही गई है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या बात की गई है ऊपर, कौन सी लिमिटेशन है? व्हाट आर द लिमिटेशन स्टेटेड अबव? हाँ जी, 15 to 19. हाँ, तो कौन सी लिमिटेशन है? व्हाट आर द लिमिटेशंस? The jurisdictional. जुरिसडिक्शन, ठीक है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए, जो भी चीजें होंगी, जो भी whatever can be the limitation, every suit shall be instituted, every suit shall be instituted in the court within the local limit of whose jurisdiction, पहली चीज, the judge defendant or each of the defendants where there are more than one। अरे एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट रहता है, एक डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में, दूसरा रहता है मुंबई में, D1 D2 करेंगे इसको, ठीक है, वो मुंबई में रहता है, तो the defendant or each of the defendant where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually or voluntarily resides or carrying on a business or personally work for a gain। P चाहे तो इस मुकदमे को दिल्ली में कर दे इंस्टीट्यूट, मुंबई में कर दे, और P जो रहता है पटना में, पटना कहाँ पर है? बिहार, तो P बिहार में इंस्टीट्यूट कर सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बट P can institute a suit either in Delhi or in the Mumbai। लेकिन समस्या है, समस्या क्या आएगी? अच्छा, एक चीज और है, इसमें से डिफेंडेंट नंबर जैसे 1 है, D1 है, D1 अपना जो बिजनेस करता है, D1 जो है वो बिजनेस करता है, वो कलकत्ता में करता है, कलकत्ता में, तो क्या ये जो P है ये कलकत्ता में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? हाँ जी, Sir, if other defendants agreed to it or with the permission of the court. ये इसका आंसर बी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।
तो यानी कर सकता है, लेकिन आंसर इसका बी में भी पड़ेंगे। तो जनरली ये अलग अलग ज्यूरिडिक्शन बन गए, 4 ज्यूरिडिक्शन बन गए। अब मुंबई, जो मुंबई में D2 रहता है, तो क्या पता वो भी कहीं और बिजनेस करता हो, ठीक है, तो वो भी एक और ज्यूरिडिक्शन बन जाएगा। तो इसलिए पी के पास उन सारे ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन वो चूज कर सकता है, कहीं पे भी वो सूट फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड को बी में समझ लेंगे। एनी ऑफ द डिफेंडेंट वे देयर आर मोर देन वन, मैंने आपको बताया अभी ये बिहार में रहता है पी। D1, D2 बहुत ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, एक और एरो बना लेते हैं। ये रहता है दिल्ली में, ये रहता है मुंबई में, ठीक है, और ये जो D1 है इसका बिजनेस कहाँ पर है, कलकत्ता में, और ये जो D2 है इसका बिजनेस है कहाँ पर, केरला में। पी मुकदमा स्टार्ट कर सकता है इनमें से कोई भी चारों में से एनी ज्यूरिडिक्शन, एनी ऑफ द 4 ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइडेड। अब एक बात बताओ, जो दिल्ली वाला बंदा है, अगर पी चूज करता है कि भाई मैं केरला में करूंगा शूट, ठीक है, आप लोगों को परेशान करूंगा, पी कर सकता है परेशान, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी के पास ऑप्शन है, पी केरला में सूट फाइल कर सकता है। लेकिन D1 जो होगा वो कहेगा, ऑब्जेक्शन रेज करेगा, यार मैं केरला क्यों जाऊं, यहाँ से 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पड़ता है, फ्लाइट की टिकट भी 8-10 हजार की आएगी, आना जाना मेरा इतना खर्चा होगा। तो ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट हो। तो इसके चाहने से कुछ नहीं होगा, ये चाहेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन अगर इसने अलाउड कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसी बहाने हम केरला भी घूम लेंगे, तो ठीक है, तो सूट इंस्टीट्यूट वहां पे हो जाएगा, वहां चल जाएगा, ठीक है, यही बात बी में लिखी है। एनी ऑफ द डिफेंडेंट वे देयर आर मोर देन वन, एक से ज्यादा है, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट actually involuntary resides or carrying on a business personally work for the gain, provided that in such case either the leave of the court is given, कोर्ट की परमिशन से तो पी जो है कहीं पे भी सूट फाइल करे, कोई पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, कोर्ट की बात को तो कोई भी नहीं नकार सकता, ठीक है। और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रेसाइड, और द डिफेंडेंट डू नॉट रेसाइड, यानी पी ने जो मुकदमा कर दिया केरला में दिल्ली में, D1 केरला में थोड़ी ना रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट करेगा। द डिफेंडेंट हु डू नॉट रेसाइड और कैरिंग ऑन अ बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर अ गेन एज ऑफर्ड एक्विजिशंस इन दिस सूट, इसका मतलब होता है कंसेंट दे देना, अगर इसने अपनी कंसेंट दे दी तो मामला यहाँ चलेगा, ये ऑब्जेक्शन रेस करेगा, कोर्ट में बात चलेगी, कोर्ट को उचित लगता है तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। एंड द लास्ट वन इज द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्टली अराइज, होली और इन पार्टली अराइज, जहां पे मामला पूर्ण तरीके से अराइज हुआ हो, जैसे अभी हमने पार्सल खोला था दलपत राय के केस में, उज्जैन में खोला, सॉरी उज्जैन की जगह कौन सी जगह थी वो, बॉम्बे, बॉम्बे में खोला था, तो वहां पे होली अराइज हुआ, ठीक है। या अगर वहां पे कुछ और चीज होती उसके बाद उस पार्सल को आगे फॉरवर्ड किया होता तो वहां पे कहीं और तो जाता, वो पार्सल वहां पे भी ओपन होता, तो फिर वो दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता था। कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस, क्लियर है। अब यही इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है, बहुत सिंपल सी है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरिंग ऑन अ बिजनेस एट इट्स सोल और अदर, corporation shall be deemed to carrying on a business at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it is also as a subordinate office, उसका जो हेड ऑफिस है कॉर्पोरेशन का वो कहीं और है, उसका सबॉर्डिनेट ऑफिस कहीं और, ये ब्रांचेस भी है, तो ब्रांचेस में भी उसका सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरिंग ऑन अ बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल प्लेस पे, तो माना ही जाएगा कॉर्पोरेशन का जहां पे उसका ऑफिस है कि वहां वो बिजनेस करती है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस एट द प्लेस वेयर इट इज हैज आल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस। अब सपोज करिए एक कॉर्पोरेशन है, उसका ऑफिस है मुंबई में, अब इसका कॉर्पोरेशन का मुंबई में ऑफिस है, लेकिन इसका एक दिल्ली में एक सबऑर्डिनेट ऑफिस भी है, सबऑर्डिनेट ऑफिस, और सबऑर्डिनेट ऑफिस यहाँ से बिजनेस भी होता है। अगर ये मामला, अगर जैसे गुड्स की सप्लाई होती है तो अल्टीमेटली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी हो रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस जो मुंबई में है,
लेकिन उसकी डिलीवरी तो पूरी थ्रू आउट इंडिया ही होती है। तो जब डिलीवरी होती है, मानो कि भाई उसका इस कॉर्पोरेशन मुंबई वाले ऑफिस की एक ब्रांच दिल्ली में भी है और एक इंसान है दिल्ली में रहता है, मैं हूँ दिल्ली में रहता हूँ, मैंने एक लैपटॉप मंगाया जो कि मैंने यही दिल्ली के मैंने दिल्ली में खरीदा लैपटॉप, लेकिन जो मुंबई वाले, सपोज करो जो डेल का लैपटॉप है उसका हेड ऑफिस तो यहाँ पर है मुंबई में, लेकिन दिल्ली में भी उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो क्या मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा सूट फाइल करने? हाँ तो जी, दिल्ली मैं में भी दिल्ली फाइल में किया कर जा सकता दूंगा, है। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन मैंने यहाँ परचेज करा, मेरा लैपटॉप यहाँ खराब हुआ, तो मैं दिल्ली में भी कर सकता हूँ। दिल्ली में मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे दिल्ली में उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है। मैं दिल्ली में इसलिए नहीं कर सकता, अगर मैं सिर्फ वहां रहता हूँ मैं नहीं कर सकता था, बट हाँ उस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, दैट इज द रीजन। अब सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है ही नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं इसका ऑफिस, लेकिन इसका ऑफिस गुड़गांव में है, तो क्या मैं गुड़गांव में सूट फाइल कर सकता हूँ? हाँ जी, सर हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ क्या गए था? सब? अरे मैं कोई कॉर्पोरेशन है जैसे मुंबई है, मुंबई में उसका ऑफिस है, कोई डेल कॉर्पोरेशन है उसका ऑफिस मुंबई में है, मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली में मैंने लैपटॉप खरीदा रिटेल से, लैपटॉप खराब निकलता है, तो मैं जो सूट फाइल करूंगा, मुंबई में कॉर्पोरेशन ऑफिस है और उसका दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन उसका गुड़गांव में ऑफिस है सबऑर्डिनेट ऑफिस, तो मैं कहाँ पे सूट फाइल करूंगा? सर गुड़गांव में भी किया जा सकता है सर, लेकिन दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है तो वहाँ दिल्ली में इसलिए नहीं हो सकता? In respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office. देखो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि जहां पे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है वहां पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो अभी नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन दिल्ली में अल्टीमेटली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है इस पर्पज से मैं दिल्ली में भी कर सकता हूँ, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज हो रहा है ना। माना कि माना कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं, सबऑर्डिनेट ऑफिस होता तो दिल्ली में तो कर ही सकता था, however दिल्ली में cause of action arise हुआ, that is the reason I can also file a suit here in the Delhi itself, though they do not having the subordinate office in the Delhi. ठीक है, is that यस clear? सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुड़गांव में कर सकता हूँ क्या? सर गुड़गांव में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सबऑर्डिनेट ऑफिस है। यस सर। यस सर, हो सकता है। A corporation shall be deemed to carrying on a business as its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising, और वहां पे भी कॉर्पोरेशन का डीम जुरिक्शन मान लिया जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज आल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, जहां पे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो गुड़गांव में फाइल होगा? Yes, यस। sir. हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑफिस है वहां पे सिचुएट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इज अ ट्रेड्समैन, ए एक व्यापारी है, ट्रेड्समैन है, कैलकाटा में है, एंड बी कैरीज ऑन अ बिजनेस इन दिल्ली, बी का जो व्यापार है वो दिल्ली से चलता है। बी बाइज एजेंट इन कैलकाटा, बी का एक एजेंट है, बी का जो एजेंट है वो कलकत्ता में यहीं पर है। ठीक है, ए जो है एक व्यापारी है कलकत्ता में, और बी का जो दिल्ली में उसका एजेंट है कलकत्ता में, तो दिल्ली में बैठ के उसका एजेंट है कलकत्ता में, तो इसका मतलब वो बिजनेस कैरी कर रहा है अपना कलकत्ता से। बी बाय हिज एजेंट इन कैलकाटा बाइज गुड्स ऑफ ए के गुड्स वहीं पे खरीदता है, कलकत्ता में खरीदता है अपने एजेंट के जरिए, एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर, कि भैया वो कहता है ए टू डिलीवर देम टू द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, इस इंडियन रेलवे कंपनी में उसको सप्लाई कर दिया जाए। ए डिलीवर्स द गुड अकॉर्डिंगली इन द कैलकाटा में ही हो गया। ए में सू, अब ए का मुकदमा डालेगा में सू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स ईदर इन द कैलकाटा, कलकत्ता में कर सकता है जहां उसने गुड्स की डिलीवरी करी है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन,
हैज अराइजन, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कंक्लूड कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, राइट, और कलकत्ता में परफॉर्म किया जाना है। कॉज ऑफ एक्शन जहां पे उसने परफॉर्म कर दिया, पेमेंट नहीं मिली, परफॉर्म कर दिया, पेमेंट नहीं मिली, एनी गुड्स की डिलीवरी कर दी, पेमेंट नहीं मिली, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया कहाँ पे, कलकत्ता में। और इन दिल्ली वेयर बी कैरीज ऑन अ बिजनेस, दिल्ली में वो बिजनेस करता है, दिल्ली से वो बिजनेस करता है, तो दिल्ली में भी सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। बी तो बहुत ही सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, कई बार पेपर में देखी गई होगी। ए रेसाइड्स इन शिमला, ए रहता है शिमला में, बी रहता है कलकत्ता में, सी रहता है दिल्ली में, ठीक है। एंड ए बी सी तो तीनों मिलकर बीइंग टुगेदर इन द बनारस, A B and C being together at Banaras, B and C makes a joint promissory note payable on the demand. बनारस के अंदर B और C ने एक joint promissory note बनाया, payable on the demand and deliver it to A. बनारस में ये A को डिलीवर कर देते हैं एक promissory note. A may sue B and C at बनारस, ठीक है, जहां पे promissory note execute हुआ है, यहाँ पे बनारस भी जुरिक्शन होगा। where the cause of action arose, he may also sue them at the Calcutta, जहाँ पे B रहता है, और at Delhi जहाँ पे C रहता है। but in each of these cases if non resident, अच्छा ये वो ऑब्जेक्शन वाला है, B ऑब्जेक्ट करेगा कि भाई मेरे जगह डालिए सूट, मेरे को कन्वीनियंस होना चाहिए, C ऑब्जेक्ट करेगा मेरी जगह होना चाहिए। The suit cannot proceed without the leave of the court, ठीक है, तो कोर्ट जहां पे अलाउ करेगा वहां पे हो जाएगा, या तो बी और सी में से दोनों में से एक पार्टी कन्विंस हो जाए। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, जो इसमें इलस्ट्रेशन में लिखा नहीं है, कैन अ सूट बी इनिशिएटेड शिमला, एट शिमला, हाँ जी, जहां पे ए रिसाइड करता है, प्लेंटिव रिसाइड करता है, नो सर, नहीं होगा, बड़ा बड़ा काटा होगा, ठीक है। हमने प्लेंटिव के पास ऑप्शन क्यों नहीं दिया कि प्लेंटिव जहां रिसाइड करता है कि वहां पे सूट इंस्टीट्यूट हो सके, इसका रीजन सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि अगर इसका जेन्युइन केस होगा ना तो ये कहीं पे भी चल कर आएगा, ये डिफेंडेंट की जगह पे भी सूट फाइल करेगा, और प्लेंटिव अनस्क्रूपुलसली डिफेंडेंट को परेशान ना करे। अगर सपोज करो डिफेंडेंट कोई रहता है केरला में, और ये जो हमारा प्लेंटिव है ये खुद एडवोकेट है और ये दिल्ली में रहता है, तो ये तो जब मर्जी चाहे तो सूट फाइल कर देगा, केरला वाले इंसान को आना पड़ेगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, 5-10 साल तो केस चलेगा, बाद में सेटलमेंट हो जाएगा, तो इतना परेशान हो जाएगा। इसलिए प्लेंटिव का अगर जेन्युइन कॉज है, दैट इज द रीजन सीपीसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा जब प्लेंटिव रिसाइड करता है। हाँ, लेकिन प्लेंटिव तब सूट जरूर फाइल कर सकता है अपनी ही ज्यूरिडिक्शन में जहां पे अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, देन ओनली इट कैन बी डन, अदरवाइज नॉट। इज दैट क्लियर? अब कुछ बेसिक सी और बातें हैं जो बैरट में नहीं लिखी होंगी, वो भी देख लेते हैं। जो पेड़ होता है, ट्री, जो हमने टी पे तो इतना डिटेल में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता टी पे में एक भी आपको डाउट होगा। ट्रांसफर प्रॉपर्टी में जो पेड़ होता है उसके पास हमने कई फिलोसफी पढ़ी है। स्टैंडिंग टिम्बर पेड़ जो है वो टिम्बर ट्री है, टिम्बर ट्री और स्टैंडिंग टिम्बर में भी बड़ा फर्क होता है। हाँ जी, टिम्बर ट्री क्या होता है? टिम्बर ट्री, टिम्बर ट्री मूवेबल है? यस सर, मूवेबल है। अच्छा, और एक काम करो, स्टैंडिंग टिम्बर क्या है? सॉरी सर, स्टैंडिंग टिम्बर इज मूवेबल। टिम्बर ट्री है, लकड़ी का पेड़ है, पौधे टाइप है, वो छोटे अभी कटने के लिए नहीं बने हुए। टिम्बर ट्री, ठीक है, केस कराया था ना, ध्यान रखना थोड़ा। टिम्बर ट्री इज अ डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडिंग टिम्बर। हाँ जी सर, संताबाई केस। वो देख लेना, अब केस तो मैं भी भूल जाता हूँ। तो स्टैंडिंग टिम्बर एंड द टिम्बर ट्री में बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है स्टैंडिंग टिम्बर जो कटने के लिए बना है, राइट, लेकिन हाँ कुछ ऐसा पेड़ हो सकता है जो स्टैंडिंग टिम्बर तो है लेकिन उसका पर्पस कटना नहीं है, हमने पहले एग्रीमेंट कर रखा है, ये कटेगा नहीं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो इमूवेबल होगा। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट का है तो कटने के लिए होता है स्टैंडिंग टिम्बर, तो इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ट्री स्टैंडिंग ऑन लैंड आर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इज गवर्न्ड बाय द अंडर सेक्शन 16। लेकिन अगर हम इस टीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ट्री स्टैंडिंग ऑन द लैंड, अभी देखो मैंने यहाँ पे वो स्टैंडिंग टिम्बर है क्या है वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं सीधी पेड़ की बात कर रहा हूँ। एक आम पेड़, ना ही जिसमें जिक्र है कि स्टैंडिंग टिम्बर है क्या है।
तो अगर इस बेसिक बात को देखें, ट्री स्टैंडिंग ऑन द लैंड, जमीन में ही तो गड़ा होता है पेड़, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेड़ है, अगर हम टीपीए की फिलॉसफी को यहाँ अप्लाई ना करें तो आमतौर पर कोई भी पेड़ हो वो इमॉल प्रॉपर्टी कंसीडर होगा फॉर द पर्पस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ओनली। ठीक है, सेक्शन 16 के हिसाब से। भाई जहां पे पेड़ गड़ा है वहीं पे के तो कोर्ट में जाओगे ना, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, माना कि वो टिम्बर ट्री ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है लॉजिक? नहीं समझ में आया? अरे एक बार बताओ, आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक प्लॉट है, ये गाजियाबाद में प्लॉट, गाजियाबाद के प्लॉट पे आपके पेड़ खड़े हैं सागवान के, ठीक है, सागवान का पेड़ 1 लाख रुपए का एक जाता है कम से कम। तो 1 लाख रुपए के पेड़ है, 10-15 पेड़ है, अगर ये इंसान ने कोई घपला कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ये आपको पेड़ नहीं दे रहा है, तो आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे? डिस्प्यूट अराइज होता है तो गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में जाएंगे। प्रॉपर्टी मूवेबल है, इस पर्पज से तो ये मूवेबल है ना, सेक्शन 16 के हिसाब से जाएंगे ना। जब प्रॉपर्टी सिचुएट है, पेड़ कहाँ लगे हैं? गाजियाबाद में। या कहेंगे भाई नहीं जनाब, वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो तो पेड़ कटने के बाद दिल्ली जाने थे, तो दिल्ली के कोर्ट में होना चाहिए जुरिडिक्शन। अरे अभी तो खड़े हैं ना वो, अभी तो जमीन में गड़े हैं ना। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर काट के अगर ट्रक में डाल दिए होते तो मूवेबल हो जाते हैं, तब फिर डिस्प्यूट आता। ये मामला तो दिल्ली में जाना था, कॉन्ट्रैक्ट वहां एग्जीक्यूट होना था। समझ में आ रहा है? यस सर। अ सूट फॉर द मींस प्रॉफिट। अरे मींस प्रॉफिट किससे होता है? मींस प्रॉफिट कौन सी प्रॉपर्टी से तो होता है? स्कूटर से मींस प्रॉफिट होगा? इमूवेबल। स्कूटर से नहीं होगा, इमॉल प्रॉपर्टी से होगा, इसलिए सेक्शन 16 अप्लाई होगा। ठीक है, लिखा है ना, रेंट एंड द प्रॉफिट्स या बेनिफिट अराउजिंग ऑफ द इमॉल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द इमॉल प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? एक लैटिन वर्ड है, प्रॉफिट अपॉन रे। हाँ जी, ये सारे लिख के दिखाने हैं आपको, ठीक है, पता होना चाहिए, स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, गड़बड़ मत करना। ये पता है तो आपका टीपीए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टीपीए वैसे हरियाणा में तो नहीं आता, लेकिन जहां भी आएगा उसका बहुत फायदा देगा आपको। एंड सेक्शन 16 उसको गवर्न करेगा। अब एक केस और कर लेते हैं, पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। In this case, it was held that the way the defendant does not have a sole office, जहाँ पे डिफेंडेंट का सोल ऑफिस ही नहीं, बट हैज अ प्रिंसिपल ऑफिस इन द वन प्लेस एंड आल्सो हैज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो उसका एक ऑफिस नहीं है, कई सारे ऑफिस हैं। प्रिंसिपल ऑफिस एक जगह है, सबऑर्डिनेट ऑफिस कई जगह है। तो इट इज नॉट द कोर्ट विद इन द हुज ज्यूरिडिक्शन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ डिफेंडेंट इज सिचुएट। ऐसा नहीं कि जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएट पड़ता है वहीं पे हम सूट फाइल करेंगे। ऐसे मैंने कॉर्पोरेशन वाली बात बताई कि हमें मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बट द कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन इट हैज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफिस, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन में सबऑर्डिनेट ऑफिस होता है, which alone shall have the jurisdiction in respect of any cause of action arising at any place where it has also subordinate office। जहां जहां आपके सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे और उस सबऑर्डिनेट ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन में अगर कोई सूट आई मीन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है तो उसी कोर्ट में हम जा सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। अब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में क्या होगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में किस तरीके से आप ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करेंगे। एक केस समझ लेते हैं, रामलाल वर्सेस भोलानाथ, छोटा सा ही केस है। एक ऑर्डर प्लेस हुआ कासगंज से फॉर द डाइस टू दिल्ली। भाई कासगंज से ऑर्डर आया कहाँ पे? दिल्ली में, और दिल्ली से उन डाइस का वापस भेजा जाना है कासगंज। ऑर्डर कहाँ से आया? कासगंज से फॉर द डाइस टू दिल्ली, और दिल्ली से जाना है माल कासगंज वापस। दिल्ली से जब वो पार्सल कासगंज पहुंचा, डाइस की जगह उसमें क्ले मिला। क्ले समझते हैं, चिकनी मिट्टी। यस सर। और ऐसा आजकल होता है, अरे आईफोन मंगाओ क्ले निकलता है ना। तो एक बार बताओ, इसका कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कौन सा है, दिल्ली या कासगंज? So both where the cause of action arise. जहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां से कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हुआ, और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना, तो कासगंज वुड बी द प्रॉपर प्लेस। ठीक है, कासगंज होगा यहाँ पर। सर दिल्ली क्यों नहीं होगा? दिल्ली में तो डिफेंडेंट
डिफेंडेंट, हाँ दिल्ली में तब हो सकता है डिफेंडेंट कैरिंग ऑन अ बिजनेस, डेफिनेटली वहां पे भी हो सकता है। अगर देखो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कासगंज तो होगा ही होगा, क्या दिल्ली होगा? अगर जहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन 20 अप्लाई कर देना है, इसमें सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा। जो कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, ठीक है, और जहाँ पे वो डिफेंडेंट रेसाइड करता है पर्सनली वर्किंग फॉर द गेन फॉर द बिजनेस व्हाटएवर इट वुड बी, वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। वैसे भी रेसिडुअरी सेक्शन है। 16 अप्लाई हो रहा है? 16 तो अप्लाई हो ही नहीं रहा। क्या 17 अप्लाई हो रहा है? नहीं। 18 हो रहा है? नहीं। 15 तो बेसिक बात करता है। बचता कौन से है? रॉन्ग टू इमोरल प्रॉपर्टी, मोरल प्रॉपर्टी है? नहीं। तो बचता है 20, तो 20 अप्लाई होगा। 20 के हिसाब से आप इसको आंसर दे सकते हैं। अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है थ्रू दी पोस्ट, पोस्ट के जरिए, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जहां पे पोस्ट किया गया है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे ही लेटर एक्सेप्टेंस का लेटर बॉक्स में डाल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंक्लूड हो जाता है। अरे एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था ना, लेटर खो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। लेटर खो भी जाता है तो मैंने आपको बताया था जो प्रपोजर होता है उसकी सिचुएशन थोड़ी मीगर होती है, ठीक है, मीगर सिचुएशन में होता है वो पोस्ट वाली सिचुएशन में। तो व्हेनेवर द एक्सेप्टेंस ऑफ द लेटर, acceptance of the offer has been posted, that moment the contract is concluded, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा। तो जहां पे पोस्ट किया है वो हो गया प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड, जहां कॉन्ट्रैक्ट बना वहां पे भी सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। ओवर द फोन जहां पे एक्सेप्टेंस को सुना गया, जहां एक्सेप्टेंस को मेरे कान में पड़ा, ठीक है। केस कौन सा है इस पे जरा बताइए जरा, जिसमें डिस्प्यूट आया था, हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था, इस बात पे कंट्रोवर्सी थी। हाँ जी, कौन सा केस है? सर कौन एंटोर्स। बताएगा? हाँ जी, एंटोरस तो नहीं है, उसको तो फॉलो किया गया, उसको तो फॉलो किया गया, वो तो इंग्लिश केस है। भगवान दास केडिया। हाँ जी बिल्कुल, भगवान दास केडिया, मुगनी राम, ठीक है। नहीं नहीं, मुगनी राम तो नहीं है, उसका भगवान दास केडिया। कौन सा केस है वो? केडिया वर्सेस मुगनी राम नहीं है। गोवर्धन दास। हाँ सर गोवर्धन वो दास। ये, हाँ एक वो एक सत्यव्रता घोष है, वो कोई और सा केस है, सत्यव्रता घोष वो वर्सेस मुगनी फ्रस्ट्रेशन राम। का है। हाँ जी, 56 उसमें आता है वो मुंगेरी सेक्शन राम। 56 पर है। वो तो 56 का है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो भी। सर इसके 20 के ए और बी में फिर क्या फर्क है सर? क्या बी ए का ही एक्सटेंशन कह रहा है? हाँ वो उसकी क्लैरिटी करता है बस, कहीं एक से ज्यादा डिफेंडेंट है ना तो क्या करोगे, बट डिफेंडेंट की दूसरों की भी तो परमिशन चाहिए, उसको हराश थोड़ी ना करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट कैन डिसाइड इट। बी में से भी ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो सूट फाइल कर सकता है, लेकिन सामने वाला पार्टी ऑब्जेक्ट तो करेगा ना, दूसरा डिफेंडेंट तो ऑब्जेक्ट करेगा। नाउ पार्टनरशिप के मामले में जहां पे पार्टनरशिप एंटर्ड हुई और जहां बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप का, अगर जैसे हमने फरीदाबाद में एकेडमी खोली थी तो फरीदाबाद जुरिक्शन होगा ही होगा। एंड द पार्टनरशिप जहाँ पे एंटर हुई, अगर दिल्ली में बैठ के हमने पार्टनरशिप एंटर करी है तो वहां पे भी हो सकता है। लेकिन मैं तो सर दिल्ली में रहता हूँ, पार्टनरशिप फरीदाबाद में थी, तो फरीद मैं दिल्ली में कुछ भी नहीं कर सकता चाह के भी। हाँ जी, सर अगर अलग अलग डिफेंडेंट है तो अगर वो नहीं चाहता एक ही सूट डालना, अलग अलग डाल सकता है तीनों प्लेसेस पे, सबके अगेंस्ट अलग अलग डाल वो दे? तो देखो जॉइंटली और सेवरेबली वाली बात आएगी, जॉइंटली और सेवरली, उसमें फिर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जॉइंट लायबिलिटी। अगर यस। कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कौन सा सेक्शन 42, वो उस तरीके से कर कॉन्ट्रैक्ट का। सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का 42 है ना, 42, अब पढ़ लेना उसको 42 में क्या लिखा है। 42 में जॉइंटली लायबिलिटी की बात है, जब जॉइंटली लायबल है वो एक को सूट फाइल करे, फिर दूसरा वाला उससे फाइल करवाएगा, वो रिकवरी कर सकता है ना। लेकिन देखो अगर वो नेसेसरी पार्टी है तो इतना बड़ी गलती खुद थोड़ी ना करेगा वो तो सबको डिफेंडेंट बनाएगा। लेकिन रिकवरी वाले मामले में भाई एक बात बताओ, आपने और यामिनी ने और सीमा ने मिलकर मुझे 10,000 रुपए देने हैं, मैं चाहे तो आपको सूट फाइल करूं, आप सबने मिलके देने हैं ना, तो मैं तो सिर्फ अर्चना को जानता हूँ, मैंने अर्चना को फाइल कर दी क्योंकि अर्चना एक्टिव पार्टनर है। अब जो हर्ष 10,000 रुपए देने तो अर्चना 3-3 हजार रुपए लेगी उनसे, वो उसकी हेड है क्या? उसके लिए मैं फिर अलग से सूट डालूंगी इन दोनों पे? तुम क्यों डालोगे, तुम्हें एक ही सूट डालना है, तुम्हें एक ही सूट डालना, तुम क्यों डालोगे अलग अलग? तुम्हें एक ही 10, तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए ना अपने,
हाँ। तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए? नहीं, आपने तो मुझसे ले लिए, लेकिन मुझे भी तो अब इन दोनों से लेने हाँ, तो पड़ेंगे ना। अरे तो तुम एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो को दोबारा देखना इसी पॉइंट पे। आप डालोगे ना, हर्षना डालेगी यामिनी पे केस, हर्षना डालेगी यामिनी और क्या नाम है सीमा पे केस डालेगी। मैं तो बाहर हो गया ना, मुझे तो पैसा मिल गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो उसको पढ़ना एक बार। ठीक है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल क्या होता है, यही तो होता है वो, कि मेरे को मतलब है, अरे पार्टनरशिप में मैंने एक पे डाल दिया काफी है। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे डलेगा, लेकिन मेरे को तो 10,000 मिल गए, आपने दे दिए, लेकिन आपको किससे लेने, क्योंकि आप जॉइंटली लायबल थे, तो 3-3 हजार रुपए आप हर्षना और यामिनी से लेंगे। उसके लिए आप चाहे यामिनी और हर्षना को एक सूट डालें, चाहे अलग अलग डालें, ये आपकी चॉइस है। यस, ठीक। 2 बार कोर्ट फीस क्यों पे करोगे, एक ही बारी में बुला लो उनको। अगर मैंने एक को छोड़ दिया, मैंने कहा भाई मैं हर्षना से नहीं ले रहा हूँ, मेरे को ठीक है हर्षना से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं यामिनी और इससे लेना चाहता हूँ, तो भी मेरे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर्षना और क्या नाम है यामिनी और क्या नाम है सीमा वो आपको छोड़ दे। अरे मैंने ही तो छोड़ा है। यस सर, यस सर। अब ये तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, भूल रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट की एक है ना स्पीड रिवीजन, इसमें 2 घंटे उसके डबल स्पीड पे करके पढ़ लो सारे, जो मेंस लिखने से पहले, मेंस लिखने से पहले कान में लगाओ लीड, 2 घंटे के स्पीड में पढ़ लो, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आई श्योर इट। लास्ट में इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क वे द डिफेंडेंट रेसाइड्स, और जहां पे डिफेंडेंट रहता है और इंफ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है, इंफ्रिंजमेंट टेक प्लेस, तो कोई भी जुरिडिक्शन में हम सूट फाइल कर सकते हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिडिक्शन बाय द एग्रीमेंट। क्या ए और बी मिलकर ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक काम करेंगे, अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो हम लोग सिर्फ दिल्ली की कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली ओनली, इट कैन बी डन, और ऐसा होता ही है। जितने भी एग्रीमेंट देख लेना उठा के, उसमें क्लास क्लॉज ये जरूर होता है। पार्टीज क्या करती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फॉरम चूज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फॉरम शॉपिंग। तो एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिडिक्शन बाय द एग्रीमेंट, हम क्या कर रहे हैं भाई, ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है मुंबई में, ठीक है, बी इसकी सर्विस हायर करता है ए की, और कहता है कि भाई साहब हम एग्रीमेंट करेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम मुंबई में ही सूट फाइल करेंगे। तो इसको तो वंचित किया जा रहा है ना इसके राइट से, तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, पहली बात वैलिड होता। केस का नाम है हकम सिंह वर्सेस गैमन, बहुत ही लीडिंग केस है, सुना होगा? हाँ जी, यस सर। नहीं सुना तो इसको जरूर सुन लेना, लिख लेना, है कुछ नहीं इसमें, 1 लाइन का केस है ये, कुछ भी नहीं है, इसके फैक्ट्स भी याद नहीं करे, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए, हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड। It was held that where the two courts have the jurisdiction, अगर 2 कोर्ट की jurisdiction बन रही है under the court to try the suit or the proceeding, इस तरीके का अगर एग्रीमेंट पार्टी कर लिए थे, that only the Mumbai court having the jurisdiction, that the dispute between them shall be tried in the one of such court is not contrary to the public policy। इस तरीके का एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होता है, nor does such an agreement contravene the provision of section 28 of Indian Contract Act। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता किसी को लीगल प्रोसीडिंग से, बट ये रेस्ट्रिक्ट भी कर रहा है तो ये वैलिड होगा। सच एन एग्रीमेंट वुड बी लीगल, वैलिड एंड एनफोर्सेबल अंडर सेक्शन 20, ठीक है, ये वैलिड होगा। हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया, देखो 3-4 केस मैं बता दूंगा, हकम सिंह, गैमन, और अभी जो हमने केस पढ़ा था दलपत राय, और एक केस और अभी जो बीच में हमने पटेल वाला जो था केस, ये 3 केस तो आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए। अब एक यहाँ पे एक मैक्सिम लिखा, एक्स डोलो मैलो नॉन ऑरिटर एक्शियो, क्या होता है ये? एक्स डोलो मैलो नॉन ऑरिटर एक्शियो मींस कंसेंट ऑफ द पार्टी कैन नॉट टेक अवे द जुरिडिक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक बात बताओ, ए और बी दोनों है, ये रहता है दिल्ली में, ये रहता है मुंबई में। इन्होंने कहा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, तो हम चलेंगे कैलकाटा की कोर्ट में। कैन दे डू इट? नो सर, नो सर। हाँ जी, सब आंसर दीजिए, एक से क्या होगा? कम ऑन टेक्स्ट मी, अगर जो नहीं बोल पा रहे हैं टेक्स्ट मी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अरे ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है मुंबई में, दोनों चाहते हैं कि एग्रीमेंट करें, और इन्होंने कहा है अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कलकत्ता चलेंगे, कलकत्ता की कोर्ट में मामला फाइल करेंगे। कैन इट बी डन? नो।
इट कैन नॉट बी डन, क्योंकि उस कोर्ट के पास तो कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, ना ज्यूरिसडिक्शन है, ना ही वहां की, जब ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं तो पेक्यूनियरी वैल्यू की भी बात नहीं आएगी, राइट। तो या तो दिल्ली या मुंबई, ठीक है, या दिल्ली या मुंबई होगा, और उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिख लिया है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। ओके गाइस, आज का लेक्चर होता है समाप्त, आज का लेक्चर होता है समाप्त। आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, लेकिन लिख लीजिएगा कोई भी डाउट आ रहा होगा तो। काफी डिटेल में हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी ऑब्जेक्शन को करेंगे, सेक्शन 21 को, 21 का ए, फिर वो 25 तक एक क्लास पूरा उसमें कवर हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप इससे समझ में आ गया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप सर्कुलेट कर सकते हैं, दूसरों का भला भी कीजिए। ओके गाइस।